हेलो बच्चों, आज हम लोग वन शॉट करेंगे, डिटेल्ड वन शॉट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। और ये वन शॉट में आपको सब कुछ मिलेगा। ये देख लेने के बाद कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मजेदार बात क्या है कि बहुत कम समय में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा आपका, क्योंकि मैंने होमवर्क कर रखा है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे कि एसआई सिस्टम क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, डेराइव्ड यूनिट क्या है, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस। इन्हीं तीन चीज़ों पर ये डिपेंड है। अब पूरी थ्योरी भी मिलेगी और पूरे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। सब कोई डेरिवेशन बनता है तो वो भी मिलेगा। यानी पूरा वीडियो आप देखिएगा, जिसके बाद हर सवाल आप निकालने लगेंगे और बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। चलिए बात को बिना देर किए शुरू कर लेते हैं और जबरदस्त डिटेल्ड वन शॉट यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कवर करते हैं। आइए देखते हैं। तो यहां जैसे आप देख रहे हैं चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, डिटेल्ड वन शॉट, ऑल कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे 97% नंबर के लिए। आगे थोड़ी सी जानकारी, कई बच्चे पूछते हैं कि ये जो इसका वन शॉट आप जो पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ भी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसका पीडीएफ के लिए मैंने बंदोबस्त कर दिया है। आपको अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसको डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में आइए। यहां पर देखिए क्लास 11 फिजिक्स फ्री पीडीएफ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इस कोर्स का प्राइस मैंने लाखों में कर दिया है, जैसे गलती से कोई बच्चा खरीद ना ले। और इसके अंदर जो भी पीडीएफ आपको मिलेंगी वो ओपन मिलेंगी। ओपन होने का मतलब आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएंगी और आप उसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए आराम से कर सकते हैं। तो मैं यहां से उसको अरेंजमेंट या उसका मैनेजमेंट भी आसानी से कर लूंगा और आप आसानी से वो पीडीएफ पा भी जाएंगे, जो पढ़ाई में मददगार साबित होगी। तो आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करके इस स्टोर सेक्शन में पीडीएफ ले लीजिए। अपडेट्स के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां मैं बराबर आपसे कनेक्ट रहता हूं और आपको आने वाली चीजों के बारे में पहले ही बता देता हूं और उसमें क्या सही चीज है ये भी आपको बोलता हूं। जो बच्चे ये चाहते हैं, जिनको डाउट होता है, जिनको हड़बड़ाहट होती है, जिनको ये लगता है कि मुझे फंडे क्लियर नहीं है, तो मुझसे यानी अरविंद सर से मैं खुद पढ़ाता हूं। आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ने के लिए आप द्रोणा 1.0 ज्वाइन कर सकते हैं। ये फुल लाइव कोर्स है और इसके अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होके मिल जाएंगे। यानी आपको कोई भी डाउट रहता है, क्या पढ़ना है, क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कौन से न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, डेरिवेशन समझ में नहीं आते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का वीडियो सॉल्यूशंस आपको हर क्वेश्चन का मिलेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का हर वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। साथ में चैप्टर वाइज वर्कशीट मिलेगी, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फुली सॉल्व, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो जो बच्चे मेरे साथ आना चाहते हैं, द्रोणा 1.0 को ज्वाइन कर लीजिए। और कैसे ज्वाइन करेंगे? अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे, इसके स्टोर सेक्शन में जाएंगे और द्रोणा वाले बैच में शामिल होकर मेरे साथ टॉप क्वालिटी पढ़ाई चालू करेंगे। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है वो वीडियो शुरू कर लेते हैं, यानी पढ़ाई की चर्चा चालू। सबसे पहली बात आती है जो आपके कोर्स में भी है कि भाई हमें मेजरमेंट करना ही क्यों है। आपको ये पता है कि जो फिजिक्स है वो फिजिक्स है क्या? वो स्टडी ऑफ नेचर है। हम नेचर की स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो अगर हम किसी घटना का प्रिसाइज, स्पष्ट तौर पर डिस्क्राइब करना चाहते हैं, प्रिसाइजली, स्पष्टता के साथ कि ये घटना ऐसी है, तो हमें चीजों को नापना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे। जैसे किसी को अगर बुखार आ जाए तो आप कहें इसको बहुत बुखार है, तो डॉक्टर उस हिसाब से केवल इलाज नहीं कर पाएगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि फीवर आया है, बुखार आया है, तो बुखार कितना है, 100 डिग्री है, 101 डिग्री है, 104 डिग्री हो गया है। तो इसलिए मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है कि आप स्टडी के दौरान प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट कर पाएं। इसलिए जरूरत पड़ जाती है मेजरमेंट की। अब मेजरमेंट करना है तो भैया किसका करेंगे? तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब होती क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप मेजर करते हैं और उस पे फिजिक्स के लॉ लगा सकते हैं। क्या ऐसी कोई क्वांटिटी होती है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? जी हां, उसका भी एग्जांपल मैंने दिया है। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप देखिए, लेंथ है, मास है, टेम्परेचर एक्सेट्रा है। ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप नाप पाएंगे और फिजिक्स के लॉ इस पे अप्लाई कर पाएंगे। जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती वो क्या है? जैसे दुख, दर्द, खुशी। आप किसी से मिले, देख के बहुत खुश हो गए, तो उस पे फिजिक्स नहीं लग सकती, क्योंकि जो खुशहाली है आपकी वो मेजरेबल नहीं है।
किसी कोई कहेगा बहुत खुश हुए, कोई कहेगा बहुत बहुत खुश हुए, कोई कहेगा थोड़ा खुश हुए। तो ये थोड़ा बहुत बहुत और बहुत में क्लैरिटी, प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है। तो सॉरो, हैप्पीनेस ये होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और फिजिकल क्वांटिटी क्या है मैंने आपको बता ही दिया, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाप सकें और फिजिक्स के लॉज उस पर अप्लाई कर सकें। बहुत सुंदर की बात। अब टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है मैंने देख लिया आप लोगों ने। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है। पहली फिजिकल क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको डिफाइन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी का आपको सहारा नहीं लेना पड़ता, अपने में ही वो संपूर्ण है, किसी और की मदद नहीं लेनी। ऐसी कितनी क्वांटिटीज हमारे पास हैं? ऐसी 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास हैं। कौन कौन सी हैं बेटा? देखिए, मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये पेन गिर गया, मैं उठाता हूं। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो फंडामेंटल हैं। इनको बताने के लिए, मास को एक्सप्लेन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह बाकी 6 के लिए। और जिन क्वांटिटीज को बताने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद लेते हैं उसको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। उसको अपने बूते पे नहीं बताया जा सकता, डिफाइन किया जा सकता। उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का कुछ ना कुछ पूरी तरह रोल होता है। जैसे कि एग्जांपल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की बात करेंगे तो आप जानते हैं इस वेलोसिटी के मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? दूरी नापने वाला मामला, यानी कि लेंथ और टाइम दोनों। इसमें लेंथ और टाइम दोनों इन्वॉल्व हो गए वेलोसिटी के अंदर। आप समझ पाए ना? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से आ गया लेंथ के फॉर्म में, और टाइम यहां, यानी दो फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेकर हमने वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया है, इसलिए इसको बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। तो आप समझ गए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है। भाई 2 टाइप की, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फंडामेंटल वो क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्लेन या डिफाइन करने के लिए किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं है, और जो डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़ता है। मेजरमेंट की बात करें, भाई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे आप, क्योंकि नीड्स फॉर मेजरमेंट पढ़ा है। तो मेजरमेंट करते कैसे हैं? तो देखिए, मान लीजिए आपने एक कपड़ा आपको नापना है, तो एक जगह हम सेट कर देते हैं कि भाई ये फला लेंथ है, सपोज 1 मीटर की लेंथ है, और हम किसी कपड़े को नापेंगे तो इसका मल्टीपल नापते हैं। 1 मीटर हो गई यूनिट। अब उसके किसी को 4 मीटर कपड़ा चाहिए तो इसी का 4 गुना, 1 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना। यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास होती है, उससे कंपेयर करते हैं कि वर्ल्ड वाइड कि भाई इसके कितने गुना है। कोई भी मान लो आधा गुना है तो आधा गुना, आधा मीटर है तो आधा गुना बोलेंगे। तो इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हो गई, ध्यान से देखिए। एक तो वो यूनिट जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं कि ये कपड़ा मैं लेके आया हूं इतना बड़ा, वो 1 मीटर वाली जो यूनिट थी उससे कितना गुना है। तो एक तो इन्वॉल्व हो गई यूनिट, और दूसरी इन्वॉल्व हो गई कितने गुना है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू। इसीलिए इसको लिखा जाता है Q = NU। क्यू क्या है भाई? वो क्वांटिटी, मान लो कपड़े की लंबाई लेके चल पड़े हैं, यू हो गई उसकी यूनिट जो भी आपने मान रखी है, चाहे वो मीटर पकड़े हो चाहे कुछ सेंटीमीटर पकड़े हो, और वो कितने गुना है ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू से दिखाया जा रहा है। तो Q = NU इज दी मेजरमेंट का एक तरीका है। आप यूनिट को अगर बदल देते हैं, यहां पर मतलब मीटर की जगह सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो ये n बदल जाएगा। जैसे आप लिखें 1 मीटर, तो मीटर इज यूनिट और 1 इज न्यूमेरिक वैल्यू। लेकिन सेंटीमीटर कर दोगे तो 100 आ जाएगा n की जगह। बात समझ में आई होगी, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं। जैसे आप लिख रहे हो 1 मीटर, ये क्वांटिटी तो वही है ना, तो इस क्वांटिटी को मीटर की जगह अगर सेंटीमीटर लिख दिए तो इसकी जगह 100 लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस यूनिट को बदलते हैं ये न्यूमेरिक वैल्यू बदल जाती है। लेकिन क्वांटिटी थोड़ी बदली है भाई, जितना मीटर, जितना लंबा कपड़ा था उतना तो वैसे भी है, किसी तरह नापो, नापना तो तुम्हारा इशू है कपड़ा थोड़ी गड़बड़ जाएगा आपके नापने के तरीके से। तो भाई आप समझ गए Q = NU एक फॉर्मूला है, और N1 U1 = N2 U2 होता है। ये
आप समझ गए, क्योंकि क्वांटिटी थोड़े चेंज हो रही है आपके नापने के तरीके से। तो दो चीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं, यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू मेजरमेंट के तरीके में। अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, आपको मैंने जैसे बताया था कि यू होती है फिजिकल यूनिट, जैसे एग्जांपल के तौर पर मीटर। तो भाई ये मीटर कैसे चूज की गई, या कोई भी फिजिकल यूनिट जो चूज की जाएगी, हम कितने बड़े को माने। जैसे कपड़े की नपाई में 1 मीटर है, तो हमने 1 ही मीटर क्यों माना? हमने 1 फुट क्यों नहीं मान लिया? हमने 2 सेंटीमीटर क्यों नहीं मान लिया? 10 मीटर क्यों नहीं मान लिया? क्योंकि डिसाइड तो इंसान ही कर रहा है। तो क्या इसके पीछे कुछ बातें हम ध्यान करें या गौर करें तो हम सही फिजिकल यूनिट पकड़ पाएंगे जो सबके लिए बेनिफिशियल हो? आंसर है हाँ, बिल्कुल जी। आप अपने मन माफिक फिजिकल यूनिट नहीं चुनते, उसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इस फिजिकल यूनिट के क्या प्रॉपर्टीज हैं? डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी यूनिट, फिजिकल यूनिट चुनते वक्त Q इज इक्वल टू NU समझते रहिएगा। ये जो NU है, यानी इसको चुनते वक्त इसके अंदर क्या आप सोचते हैं कि ये खास बातें हो तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। आइए देखते हैं। तो इस यूनिट के लिए एक तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। भाई 1 kg किलोग्राम बता रहे हो या 1 मीटर बता रहे हो तो कंफ्यूजन ना हो, उसमें एकदम स्पष्ट हो कि भाई 1 मीटर इतना होता है, 1 किलोग्राम फलाना मास होता है। ठीक। दूसरी बात, ये कन्वीनियंट साइज होनी चाहिए, नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। मतलब ऐसा भी ना हो जैसे आपने 1 मीटर लिया तो 1 मीटर इतना बड़ा मोटे तौर पे हो गया, तो ये बहुत छोटा भी नहीं है कि 0.1 सेंटीमीटर, और इतना बड़ा भी नहीं कि इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो जो हम लोग अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं ह्यूमंस, उनके हिसाब से ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। अगली बात, इस समय के साथ बदल ना जाए। जो भी मीटर किलोग्राम आप पकड़े हुए हो, समय के साथ इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए कि पता लगा आज हम लेके चलें 1 मीटर और 10 साल 5 साल बाद इस सिकुड़ के रह गया 0.75 मीटर, ऐसा ना हो जावे। दूसरी बात, इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल। हम जो भी चीज लें, चाहे 1 kg लें, 1 मीटर लें, या जो भी लें, इसको हम आसानी से बना सकें। क्योंकि ऐसा बीहड़ काम ना ले लें कि हम नॉर्मल बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल करने की बातचीत होगी, तो हर जगह, हर गांव, हर शहर ये आराम से प्रोड्यूस किया जा सके, तब तो सब लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यूनिट्स की ये 4 विशेषताएं और भी हैं। और इसके आगे देखिए, इम्पेरिशेबल या इंडिस्ट्रक्टेबल, यानी ये ऐसा ना हो रखे रखे खराब हो जाए। जैसे पेरिशेबल आइटम क्या होते हैं? ब्रेड लेके आए या दूध लेके आए, तो दूध अगले दिन फट जाएगा, उसको नहीं गर्म वर्म किया तो। न्यूज़पेपर भी पेरिशेबल आइटम माने जाते हैं, खाने के नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर आप सुबह पढ़ते हैं, अगले दिन कोई पुराना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, उनकी लाइफ बहुत जल्दी खत्म हो। तो पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल समझ गए होंगे। जैसे ब्रेड लेके आए तो ब्रेड आप लाएंगे तो 1-2 दिन चलेगी, वरना खराब हो जाएगी। तो वो पेरिशेबल आइटम है, वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि जो खराब ना हो, जो आप पकड़ें 1 मीटर या 1 किलोग्राम, तो काफी मतलब खराब होने वाले नहीं, और उसको खराब किया भी ना जा सके। बड़ी अच्छी बात, फिजिकल कंडीशन से वो बदले नहीं कि पता लगा, अब मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, चारों तरह के मौसम होते हैं यहाँ, गर्मी, बरसात, जाड़ा सब पड़ता है यहाँ पर। तो पता लगा गर्मी में वो एक्सटेंड हो गया 1 मीटर, 1 का 1.25 बन गया, और जाड़े में सिकुड़ के पौन रह गया, पौन मतलब 0.75 मीटर रह गया। ये कहानी नहीं होनी चाहिए उसमें, है ना, कि पता लगा फिजिकल कंडीशन, प्रेशर या टेम्परेचर से उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो क्योंकि वो ज़माना लद गया, अब तो हम लोग एक दूसरे से अक्रॉस द बॉर्डर्स बहुत आराम से ट्रेड करते हैं, तो हमारी भाषा अमेरिका वाले समझ पाएं और अमेरिका की भाषा हम समझ पाएं, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और ये इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब आसानी से ले सकें। अगर हम कहीं किसी दुकान पे जाएं, बोलें, जो दुकान ये मीटर वाली दुकानें होती हैं कि भाई 1 मीटर की स्केल दे दो तो दे दे हमको, 1 किलोग्राम का बाट दे दो तो दे दे। ऐसा ना हो कि उसके लिए भटक रहे हैं बहुत लंबा चौड़ा, तो आराम से मिल जाए, एक्सेस यानी आराम से मिल जाए आपको। अच्छा, आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई हमारी कि जो फिजिकल यूनिट हम चुनेंगे उसमें क्या डिजायरेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि इस 1 शॉट को कवर करने के बाद कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ कवरेज मिलेगी, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन। आप आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो अब भाई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? जो आपकी कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट, जो फिजिकल यूनिट हमने पढ़ी है वही यूनिट्स, वो यूनिट के कंप्लीट सेट को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स,
है ना भाई, नापोगे यूनिट्स Q इक्वल टू एन यू आपने देखा अभी, तो ये यू तो डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट यूनिट्स हैं, और फंडामेंटल और डेराइव दोनों की हम बातचीत करें तो हर चीज की यूनिट हो गई। तो जब यूनिट हो गई तो इनके कंप्लीट सेट को, जिसके अंदर फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स सब शामिल हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी पैकेज है, एक डब्बा है, उसमें सारी तरह की यूनिट भर रखी है हमने, जो चाहिए हम निकाल के नाप लेंगे। बहुत आसान सी बात और मजेदार देखिए कहानी है, बिल्कुल बहुत शानदार। अब ये जो कॉमनली ये जो चलती आई हैं और जो अब चल रही हैं, वो नॉर्मली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलती रही हैं। फेमस चलती तो बहुत थी, गांव में चलता था 1.5 हाथ 2 हाथ, तो वो सब जमाने की बात है, लेकिन मेजरली तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट थी सीजीएस सिस्टम। ये फ्रांस का सिस्टम था। सी था सेंटीमीटर, जी था ग्राम मास के लिए, और टाइम के लिए सेकंड, और लंबाई के लिए सेंटीमीटर। इसमें लिखा है तो पहचान भी जाते हैं आप। तो सीजीएस सिस्टम फ्रांस का सिस्टम था, वहां चलता रहता था, बड़ी अच्छी बात थी। अच्छा, एफपीएस सिस्टम ये ब्रिटिश सिस्टम था, अंग्रेजों वाला सिस्टम। ये क्या करते थे, लंबाई के लिए फुट नापते थे, और मास के लिए पाउंड, और टाइम के लिए सेकंड। तो ये एफपीएस सिस्टम था। अलग अलग देशों में, जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन देशों में अपने अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। बड़ी दिक्कत हो रही थी उससे, क्योंकि जब तक एक दूसरे से ट्रेड हम नहीं कर रहे थे, हम अपनी दुनिया में खुश थे। लेकिन जब हमें ट्रेड करना होता है तो हमें फिर चाहिए होता है हम एक दूसरे की बात समझें। जैसे आप ये सोचें कि आप एक घर में रहते हैं और बंद है, आप बाहर नहीं निकलते, पड़ोसी से कभी बात नहीं करते, तो ठीक है, जो भी भाषा इस्तेमाल करें, जो भी अगड़म बगड़म करें, सब बढ़िया है। लेकिन अगर ऐसा समाज होने लगा कि हम एक दूसरे से बात करें, जो कि करते हैं, तो बगल वाला आपका पड़ोसी आपका भाषा तो समझ पाए। मान लीजिए आप हैं नॉर्थ इंडियन, हिंदी बोलने वाले, लखनऊ के निवासी, और बगल में कोई साउथ इंडियन है जो केवल मद्रासी बोलता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसको समझाने में। वो मद्रासी साहब बोलेंगे, हम हिंदी बोलेंगे, तो वो हमारी बात नहीं समझ पा रहे, वो उनकी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये मसला हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन है कि आज के जमाने में एक दूसरी कंट्री से लेन देन बराबर बना रहता है। इसलिए उस समय जब लेन देन कम था तो ये सिस्टम चकाचक चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कंट्रीज आगे बढ़ गई और ट्रेड होने लगा, व्यापार होने लगा अक्रॉस द बॉर्डर्स, उस समय ये जरूरत पड़नी शुरू हुई कि भैया एक दूसरे की भाषा समझनी आवश्यकता है। उसको लेकर ही आपको एसआई सिस्टम बना। अभी दिखाते हैं। तीसरा जो सिस्टम था वो था एमकेएस सिस्टम। ये भी फ्रेंच सिस्टम था। एम था मीटर, के फॉर किलोग्राम मास के लिए, और समय के लिए बेटा सेकंड। ये फंडामेंटल यूनिट्स थी, लेंथ, मास और टाइम की। बढ़िया। अब जैसा मैंने आपको चर्चा के दौरान बताया कि भैया जब हमारा एक देश इंडिया का व्यापार अमेरिका से होने वाला है, इंडिया का व्यापार यूके से होने वाला है, उनका हमसे होने वाला है, एक दूसरे से हम लोग व्यापार कर रहे हैं, तो हमारी बात और साइंस भी डेवलप हो रही है। फ्रांस का वैज्ञानिक कुछ ढूंढ रहा है, इंडिया का वैज्ञानिक कुछ ढूंढ रहा है, अमेरिका का वैज्ञानिक कुछ ढूंढ रहा है, तो हम ऐसी नोटेशंस, ऐसे सिंबल्स, ऐसी यूनिट्स का जिक्र करें, मेंशन करें, जो हमारे और किसी भी देश का बंदा समझ पाए, है ना, सारी चीजों में व्यवस्था बने। इसी बात को देखते हुए एसआई सिस्टम पिक्चर में आया। एसआई सिस्टम का देखिए, ये एक आपका फ्रेंच एब्रिएशन है, सिस्टम्स इंटरनेशनली डी यूनाइट्स, जिसका इंग्लिश में अनुवाद करें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं इसको, फ्रेंच इक्विवेलेंट। ये 1960 में, मैंने देखिए बड़ा अच्छा लिखा है, 1916 में एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन इसके सिंबल्स, यूनिट, एब्रेशंस 1971 में बनाए गए। 1960 में वर्ल्ड ने एक कॉन्फ्रेंस जेनेवा में कर कुरा के बोला कि पूरा विश्व अब इस एसआई सिस्टम को फॉलो करेगा। उसके लिए जो यूनिट्स हैं, जो सिंबल्स हैं, एब्रेशंस हैं, वो सब डिसाइड कर दिए गए 1971 में। और इसको अभी जल्द ही इसका चेंज भी हुआ 2018 में, नवंबर 2018 में। इसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो उसमें चेंज किया गया है। ये जो एसआई सिस्टम है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। यानी किसी भी देश का वैज्ञानिक हो या किसी भी देश का जो व्यापार है, वो इन यूनिट्स में किया जा सकता है। एक दूसरे के लिए भाषा कॉमन हो चुकी है, तो इसका ये बहुत एडवांटेज है। और भी हम देखेंगे इसके एडवांटेज। अब ये जो एसआई सिस्टम है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स पर बेस्ड है, साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर भी बेस्ड है। फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई, कुछ समय बाद लगा कि भैया 2 यूनिट तो इसमें छूट गई हैं, 2 यूनिट और होनी चाहिए जो बातों को डिस्क्राइब करती हैं। तो वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स पीछे से, यानी कि कुछ समय बाद ऐड कर
दी गई। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को पिक्चर में लिया गया, जो सिस्टम एसआई सिस्टम इन्हीं पर बेस्ड है। आइए देखते हैं कि ये 7 जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स थी वो कौन सी हैं, आपके सामने है, एक बार ध्यान दे लेते हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे भी ध्यान देते हैं। तो यहां पर लेंथ के लिए बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थी फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका बेसिक यूनिट मीटर बोला गया, सिंबल आपको स्मॉल m से दिखाया गया। इसी तरीके से मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, ये एसआई सिस्टम है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला इंटेंसिटी का मतलब चमक, आगे समझेंगे, कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। तो ये आप चिर परिचित हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए। अब उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पिक्चर में डाली गई, जो पता लगा कि जो भाई प्लेन एंगल होता है, एंगल, उसको हम किसके सहारे रिप्रेजेंट करें। तो पता लगा इसको भी किसी रिप्रेजेंट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, तो इसको बोला गया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? थीटा, यानी प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब एक प्लेन में जो एंगल होता है, ऐसे इन दोनों के बीच में कह लीजिए, ठीक है। तो वो प्लेन एंगल क्या हो गया? आर्क अपॉन रेडियस। ये अगर मैं यहां ऐसे इसको घुमा दूं तो ये आर्क अपॉन रेडियस कर देंगे तो वो एंगल निकल आएगा, और ये एंगल एसआई सिस्टम में रेडियंस में नापा जाता है। ये देखिए प्लेन एंगल लिखा हुआ, दिस इज डी थीटा या थीटा, और ये आर्क हो गई और ये रेडियस हो गई, इसे बोलते हैं प्लेन एंगल। और ये थीटा एसआई सिस्टम में रेडियंस में होता है, ध्यान रखिएगा, डिग्री विग्री में नहीं होता है, एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये प्लेन एंगल हो गया, जो 2 डायमेंशनल एंगल है प्लेन में, रेडियन, और आरएडी इसका सिंबल हो गया। एक दूसरा एंगल होता है मजेदार, जो 3D एंगल होता है, जिसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल है। ये सॉलिड एंगल किसके बराबर होता है? एरिया अपॉन ये स्फेरिकल एरिया हो गया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। मतलब ये 3D जैसे होता है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, वैसा आप समझ लीजिए। आइसक्रीम का कोन इसी टाइप का देखिए बना ही हुआ है। ये देखिए आइसक्रीम का ऐसे कोन होता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना आइसक्रीम का, वो स्फेरिकल ले लीजिए आप। बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे हम, ये बन गया। तो अगर ये 3D एंगल ऐसे होगा ना, प्लेन में तो है नहीं, तो गोला टाइप का है पूरा। तो ये इसका एरिया जो स्फेरिकल एरिया है, दिस इज ए, और ये रेडियस हो गया। तो अगर आप इस एरिया को रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये स्टे रेडियन, इसकी यूनिट है, ये स्टे रेडियन इज द यूनिट, ये आपका सॉलिड एंगल निकल आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जहां खड़े हैं वहां से कोई रेडियस ले लीजिए, और जो स्फेरिकल एरिया बन रहा है, समझ लीजिए एक फुटबॉल के सेंटर पे आप खड़े हैं, और फुटबॉल का एक टुकड़ा आपने ले लिया गोल गोल वाला स्फेरिकल, और उसको अपने पैराशूट टाइप अपने से जोड़ लिया, वो एरिया हो गया, और बीच का रेडियस हो गया, क्योंकि रेडियस सेम है, क्योंकि गोले के स्फीयर के सेंटर पे खड़े हैं आप। वो स्टे रेडियन, दैट इज द सॉलिड एंगल, जो कि 3 डायमेंशनल एंगल है ना, 3 डायमेंशनल एंगल है, और बराबर समझे होंगे। तो सॉलिड एंगल स्टे रेडियन हो गया, ये इसका सिंबल होता है एस आर। तो एस आर इज दिस सॉलिड एंगल वगैरह। ये दोनों जो क्वांटिटीज होती हैं बेटा ध्यान रखिएगा, ये दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी यहां मैंने मेंशन किया है। डायमेंशन लेस क्यों? क्योंकि दोनों जो रेशियो है वो एक ही चीज का रेशियो है। ये आर्क भी लंबाई, रेडियस भी लंबाई, तो डायमेंशन है ही नहीं। इसी तरह बात करो तो ये एरिया और ये आर स्क्वायर दोनों का एक डायमेंशन, तो डायमेंशन है ही नहीं, जबकि इसकी यूनिट दे दी गई है जो आपके सामने लिखी है। जो मैंने बोला सब यहां लिखा है, जिससे आप रिफर कर सकें और नोट्स बनाने में आपकी मदद हो। मेरे ख्याल से आप बात पकड़ पाए होंगे। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गई। अब डेफिनेशंस की बात करें तो ये जो फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, इनकी डेफिनेशंस यहां पर दी हैं। इनको याद नहीं करना है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये इसलिए है कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि भाई किसको, जैसे यहां पे लिखा है 1 मीटर, तो 1 मीटर आप देखेंगे सारी डेफिनेशंस को, ये थोड़ी ऊल जलूल सी डेफिनेशंस हैं। इसके लिए पर्पस है इनका, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, जिसे पहले समझ लेते बस। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। जो लाइट है वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है, और इतने सेकंड में 1 अपॉन लिखा है, 1/299792458, यानी ये जो भी वैल्यू है, मान लीजिए इतना ट्रेवल कर रही है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो इतने डिस्टेंस को आप बोलोगे 1 मीटर। तो आपको लग नहीं रहा है कि बड़ा झंझटिया मामला है यार? ये सिंपल 1 मीटर की रॉड लेके रख देते हैं वहां पे कहीं पर जिनेवा में, और कहते नाप मारो,
हो सकता था ना, लेकिन इसमें इतना कानून क्यों दिया गया? ये कानून इसलिए दिया जाता है कि हमने साइंटिस्टों ने कोशिश की है कि जो भी डेफिनेशन हम यहां दे रहे हैं यूनिट्स की, वो कहीं भी चेंज ना हो, किसी भी स्थिति में ना बदले। चाहे आप अर्थ के ऊपर हो, चाहे मंगल ग्रह पे चले जाएं, चाहे चंद्रमा पे चले जाएं, ये डेफिनेशन ना बदले। इसलिए, और समय मौसम ये सब तो बदले ही ना, मतलब धरती पे तो ना बदले आसमान में भी ना बदले। ये करने की कोशिश है कि कहीं भी रहें तो इसका मतलब यही रहे। इसलिए ऐसी ऊल जलूल सी बात की जाती है कि ना समय से, ना प्रेशर से, ना टेम्परेचर से, ना किसी और चीज से, ना ग्रहों पे डिपेंडेंसी किसी चीज पे ना रहे। इसलिए डेफिनेशन थोड़ी ऊल जलूल सी हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव ये फुलफिल करना है कि जो हम कह रहे हैं, जैसे किसी का नाम, लड़की का नाम रखा प्रियंका, तो वो प्रियंका हर जगह प्रियंका ही बुलाई जाएगी, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो मंगल ग्रह पे चली जाए, चाहे वो फलाना ग्रह पे, वो बदले नहीं, है ना। तो प्रियंका की प्रॉपर्टी बता दी गई कि इस प्रॉपर्टी का आदमी दिखे तो इसका नाम प्रियंका बोल देना। बात समझ में आई होगी। तो ये बातें लिखी हैं जो मैं यहाँ पे, इसको आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में ये पूछी नहीं जाएंगी। आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये कानून क्यों दिया गया है, उसी कानून को मैंने एक्सप्लेन किया है आपको यहाँ पर। खैर, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स थी, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, उसके बाद मोल, फिर ये दो सप्लीमेंट्री रेडियन और स्टेरेडियन जो हम यहां पर आपको समझा चुके हैं भी। चलिए एक कदम और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, छोटी छोटी चीजें जिसमें काफी कंफ्यूजन आपको रहता है, और देखेंगे इतने ही समय में प्यार से सब कुछ सीख जाएंगे। अब एक बड़ा सा भारी टर्म होता है जो बच्चे काफी समझ नहीं पाते, कई बार तो टीचर भी गलत पढ़ा देते हैं, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो एसआई सिस्टम है ना, ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है? तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है कि जब एक कोई डिराइव्ड क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी से निकालते हैं, तो उसको उसकी यूनिट बताने के लिए कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल से आएगा। देखिए, जैसे यहां पर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ होती है मीटर, आप जानते हैं। एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू लेंथ का स्क्वायर मीटर। तो यहां पर जो यूनिट हो गई, ये डिराइव्ड यूनिट हो गई एरिया की, मीटर स्क्वायर, है ना। ये कोहेरेंट बात है कि लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, एल स्क्वायर, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया, मीटर स्क्वायर, ये एरिया की यूनिट हो गई, जबकि मीटर लेंथ की यूनिट थी। यहां पर ऐसा नहीं होता कि यूनिट ऑफ एरिया को आप बताएं कि 1.0 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई कि 1.03 एम स्क्वायर के बराबर यूनिट ऑफ एरिया रहेगी, कि लेंथ की तो मीटर रहेगी लेकिन एरिया की यूनिट में किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप मानोगे। ये चक्कर यहां नहीं होता, समझ पा रहे हो ना, कि एरिया की यूनिट सिंपल मीटर स्क्वायर है, नो न्यूमेरिक वैल्यू इंट्रोड्यूस्ड। तो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से यूनिट निकाली जा रही है, वो सिंपल उसके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से निकाली जा सकती है, कोई न्यूमेरिक फैक्टर इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम यूनिट्स। बड़ा ही बढ़िया, तो इसकी क्लैरिटी होनी जरूरी है। और हाँ, इसका पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने वीडियो के शुरू में 1 मिनट में बताया है, आप देख लीजिए। पूरा पीडीएफ आप लेकर अपनी पढ़ाई को एक कदम आगे बढ़ाइए। नहीं आप सोचेंगे सर बार बार हट क्यों नहीं रहे हमें नोट करने के लिए, तो आप नोट ना करके आप अपने रजिस्टर में नोट करिए, चाहते हैं तो ध्यान देते रहिए जो मैं बता रहा हूं। और पूरा पीडीएफ कैसे लेना वो मैंने आपको बता दिया है, वीडियो के शुरू में 1 मिनट में जान जाएंगे आप। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब ये एडवांटेजेस, ये देखिए थ्योरी वगैरह पूछी जाती है, सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आपको। अच्छा, एसआई सिस्टम के फायदे क्या है, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। तो सबसे पहला एडवांटेज है ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। मैं अभी बता चुका हूं कि डिराइव्ड यूनिट निकालने के लिए फंडामेंटल यूनिट का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से ही सिंपल निकाल लेते हैं, कोई न्यूमेरिकल फैक्टर उसमें नहीं डाला जाता। ये कोहेरेंट सिस्टम है। दूसरा, ये रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या रहा कि पहले क्या होता था कि एनर्जी के ही डिफरेंट यूनिट्स की इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे कि आप मैकेनिकल एनर्जी का यूनिट हुआ करता था जूल्स में, हीट एनर्जी का यूनिट था कैलोरी में, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट था वॉट आवर में।
आप देख रहे हैं सभी एनर्जी के फॉर्म्स हैं डिफरेंट और सबकी यूनिट अलग अलग है, किसी की जूल है, किसी की कैलोरी है, किसी की वॉट आवर है। तो एसआई सिस्टम में कहा गया कि भाई सब एनर्जी हैं तो एनर्जी की केवल एक यूनिट होगी जो कि जूल होगी, बात खत्म। तो रैशनल सिस्टम है, जबरदस्ती वाली बात नहीं कर रहा है, सब एनर्जी के ही फॉर्म है तो एनर्जी की एक यूनिट रखो, 40 यूनिट क्यों रखनी। ये रैशनल सिस्टम का फायदा है कि एनर्जी आप किसी भी फॉर्म में नपाई करें उसकी यूनिट एसआई सिस्टम में जूल ही होगी। बड़ी अच्छी बात। एसआई हमारा मीट्रिक सिस्टम होता है। एसआई मीट्रिक सिस्टम का मतलब है कि जो यूनिट आप निकाले हो उसको 10 से डिवाइड करो या 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगली यूनिट मिल जाएगी आपको। सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स ऑफ 10 के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। ये इसलिए लिखा है कि किस तरह एग्जाम में आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए एक यूनिट आपने पकड़ी, कोई लिखी है, उसको 10 से डिवाइड करोगे तो डेसी बन जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो सेंटी बन जाएगा, जैसे सेंटीमीटर बोलते हो, 1000 से डिवाइड करोगे तो मिली बन जाएगा। एक एक 10-10 से डिवाइड करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो पावर, और आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो डेका बन जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हेक्टो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलो, किलोग्राम कहते हो ना जिसे, 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो वो कहानी यहां पर बन गई। आप समझ पाए कि 10 के मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स में आप अगली यूनिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मीट्रिक सिस्टम होता है। ये एब्सोल्यूट सिस्टम होता है। इसमें पहले स्मॉल जी का इस्तेमाल किया जाता था किसी यूनिट को बताने के लिए, अब इसमें स्मॉल जी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है बेटा। अगली बात, एसआई इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट है, सभी देश इसका पालन कर रहे हैं, करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, समझ में आई होगी एसआई यूनिट्स के फायदे या एडवांटेजेस भी। अब कुछ बातें और की, कुछ रूल्स हैं, ये सब बातें जो एसआई यूनिट्स को लिखते वक्त सिंबल्स कैसे यूज किए जाने चाहिए इसके बारे में है। बहुत ही सरल है लेकिन कई बच्चों को नहीं पता होता, कई बार टीचर भी छोड़ देते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। पहली बात कि जब भी आप सिंबल्स लिखेंगे तो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ये देखिए मीटर का स्मॉल एम लिखेंगे, कैपिटल एम नहीं लिखेंगे। टाइम का सेकंड स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा। मास का किलोग्राम छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। तो हमेशा जो सिंबल्स लिखे जाएंगे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। दूसरी बात, सिंबल्स फुल स्टॉप से फॉलो नहीं किए जाएंगे। आप मीटर डॉट नहीं लिखेंगे, केवल मीटर। ये समझ गए होंगे ना, मैं लिख नहीं रहा हूं, मतलब फुल स्टॉप नहीं लगाना है मीटर के बाद, किलोग्राम के बाद। ये भी बात समझ में आई। तीसरी बात, इनिशियल लेटर किसी सिंबल का बड़ा तभी होगा जब किसी साइंटिस्ट के नाम पर ये रखा गया है यूनिट। तो जैसे मीटर किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं तो स्मॉल एम, लेकिन जूल जो होता है वो जूल साइंटिस्ट थे जूल साहब, तो जे कैपिटल कर दिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, न्यूटन साहब के नाम पे है तो एन बड़ा कर दिया सिंबल के फॉर्म में। तो सिंबल का कैपिटल लेटर बड़ा तभी होगा जब वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। अच्छा, जब आप पूरा लिखेंगे सिंबल्स को, जूल को लिखेंगे जूल्स, तो ये जूल्स कैपिटल नहीं चलेगा, सारे स्मॉल लेटर रहेंगे, फिर जे बड़ा नहीं रखना है। न्यूटन लिखेंगे, न्यूटन जब लिखेंगे तो न्यूटन में आप न्यूटन लिखेंगे, है ना। ये जूल्स नहीं लिखना चाहिए, केवल जूल ही लिख देना चाहिए। यहां पर एस गड़बड़ लिख दिया है, ठीक। दूसरी बात देखिए, सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। आपको अगर 10 मीटर लिखना है, 10 मीटर्स नहीं लिखना है, प्लूरल नहीं, एस नहीं लगा देना है। 10 मीटर ये गलत है, यहां देखिए मीटर्स लिखा हुआ है। आपको लिखना हो तो सिंपल 10 मीटर, ये बस काम खत्म, मीटर्स नहीं होगा। तो ये कुछ खास बातें जो आप ध्यान रख सकते हैं कि सिंबल्स को किस तरह इस्तेमाल करना है। अब बहुत ही इसके बाद बेहतरीन चीज आपके सामने आने वाली है जो हमेशा फिजिक्स में साथ जुड़ी रहेगी। दो चीजें बड़ी खास, एक साइंटिफिक नोटेशन और एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दोनों ही हम लोग 2 मिनट के अंदर सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। इस फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन हम करते हैं a इंटू 10 की पावर b। ये जो a पहला नंबर है ये 1 से 10 के बीच होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 650, तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, मैं इसको लिखूंगा 6.5 इंटू 10 की पावर 2। ये साइंटिफिक नोटेशन है। देखिए ये जो नंबर है ये 1 से 10 के बीच में है। अगर मैं इसी को लिख दूं 65.0 इंटू 10 की पावर 1, तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर है ये 1 और 10 के बीच में नहीं है। आप समझ पाए ना,
बात। अगर इसी को मैं लिख दूं 0.650 इंटू 10 की पावर 3, तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि ये नंबर फिर से 1 और 10 के बीच में नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त हमें यह ध्यान देना है कि जो पहला नंबर है वो 1 और 10 के बीच आवे, बाकी पावर लग जाएंगे। इसे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। मेरे ख्याल से क्लैरिटी आपको मिली होगी। कुछ एग्जांपल ये देखिए, 65 और बहुत सारे जीरो है, तो 6.5 क्योंकि 1 और 10 के बीच में है, 10 की पावर 8 साइंटिफिक नोटेशन। ऐसे ही लिखा 3142 ऐसे करके 0.234 जो भी है, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में 3.1 क्योंकि ये जो नंबर है 1 और 10 के बीच है, इसे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। आप समझ पाए होंगे कि ये दोनों क्यों साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, बात लिखते वक्त ध्यान देनी चाहिए। अब अगर आपने, ये तो हो गया साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, कैसे लिखेंगे। दूसरी चीज आती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब क्या होता है कि फिजिक्स में ना जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि हम फिजिक्स में बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं। भाई एक हाथी की टक्कर हाथी से हो और हाथी की टक्कर चींटी से हो, तो दोनों के रिजल्ट बिल्कुल ही अलग होंगे। आप समझ पा रहे हैं ना? तो भाई हाथी के बराबर हाथी या हाथी जैसी कोई बड़ी चीज टकराए तो वो रिजल्ट, कोलिजन कुछ और रिजल्ट देगा। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि भाई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बताता है? एक रफ आइडिया आपको देता है कि ये चीज कितनी बड़ी है। तो दूसरी चीज को जब कंपेयर करना होगा तो उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से आप कंपेयर कर पाएंगे। जैसे मैंने हाथी और चींटी की टक्कर और हाथी की टक्कर का एग्जांपल लिया, क्योंकि दोनों के रिजल्ट ड्रास्टिकली डिफरेंट होने वाले हैं। समझ में आई होगी बात। अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे पकड़ते हैं, हम पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे एक चीज को, जैसे भी समझा था। अब साइंटिफिक नोटेशन में जब आपने लिख लिया तो क्या करेंगे, ये जो पहला नंबर है अगर ये 5 से बड़ा है, भाई 1 से 10 तक के बीच में होएगा नंबर, तो अगर ये 5 से बड़ा है तो ये पावर एक रेस कर देते हैं, यानी 5.2 इंटू 10 की पावर 1 है तो इसको भी 10 मान लेते हैं और फिर ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो 1 के ऊपर 2, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर ये पहला वाला नंबर 5 या 5 से कम है तो एडिशनल एक पावर रेस नहीं करेंगे, जैसे कि 4.9 ये लेस देन 5 है तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड केवल 10, इसका ये 1 ही रह गया, मतलब 10 की पावर 3 ऑर्डर हो गया। यहां पर 8.3 5 से बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक बढ़ जाएगा, यानी 10 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। बढ़ने का मतलब +1 करना है, तो ये -4 था, ये -3 हो गया। इसी तरह अगर 5 आ जाए इक्वल टू 5 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला है ये नंबर 5 से बड़ा चाहिए तो +1 करोगे। तो यहां पर 5 है तो +1 नहीं करोगे तो ऑर्डर कितना रहा, 10 की पावर 2 ही ऑर्डर रहा। ये ऑर्डर मैग्नीट्यूड, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको, क्योंकि कंपैरिजन सही तभी कर पाएंगे आप। खैर ये भी आप समझ गए होंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं। अब एक अगला टॉपिक, एक 3 चरणों में ये चैप्टर था। पहला एसआई सिस्टम, फंडामेंटल, डिराइव्ड, साइंटिफिक नोटेशन, यूजफुलनेस ऑफ यूनिट्स, फलाना धमाका, ये खत्म हो गया। अब सेकंड इसका सेगमेंट स्टार्ट होता है, जिसे बोलते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स, और तीसरा इसका सेगमेंट शुरू होगा उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस। सब कुछ प्यार मोहब्बत से बिल्कुल शार्प तरीके से कम समय में डिटेल्ड वर्जन हम सीख जाएंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए प्यार से होमवर्क कर रखा है और आप इसको पढ़कर सॉलिड नंबर लाने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए जिससे हर फंडा आपको जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाए। आइए शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात। तो भाई सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है? तो सिग्निफिकेंट फिगर होती है जब आप मेजरमेंट करते हो तो रिलायबल यूनिट्स प्लस एक अनरिलायबल यूनिट्स को आप जोड़कर बताते हो, काउंट करके बताते हो कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। रिलायबल यूनिट्स प्लस 1 अनसर्टेन यूनिट। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, इसका दूसरा एक एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे एक पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन लिया, एक टाइम, एक पेंडुलम है, उसका पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन हमने लिखा 1.62 सेकेंड। तो आखिर कैसे मेजर किया होगा? हम 1 को लेके 1 सेकंड को लेके कंफर्म होंगे, 6 के लोग के कंफर्म होंगे, और 2 वाले को लेके थोड़े अनरिलायबल होंगे कि भाई 2 है कि 3 लास्ट वाले में, 6 तो पक्का है, तभी तो आगे बढ़े उसके हम लोग, है ना। लेकिन लास्ट में 2 आना चाहिए कि 3 आना चाहिए कि 2.5 आना चाहिए कि 1.5, दैट इज नॉट पक्का। तो ये हो गई सर्टेन डिजिट्स बोल लीजिए, चाहे इन्होंने जो लिखा हो सर्टेन, और ये लास्ट वाली हो गई अनरिलायबल।
अनसर्टेन बोल लीजिए, अनसर्टेन। तो यहां पर इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे कि इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा, यही मामला है। तो रिलायबल प्लस 1 अनसर्टेन, ये बात हो जाती है कि किसको सिग्निफिकेंट फिगर आप बोल रहे हैं। मेजरमेंट के लिए सिग्निफिकेंट फिगर की काफी आवश्यकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उतनी एक्यूरेसी आपको मिलती है, और वो रियल होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं कुछ लिखा होना चाहिए। मतलब जबरदस्ती आप ये ना लिखिए कि 6.2 कहीं लिखा है, 2 0 आपने फिजिक्स में लगा दिया, इसका मतलब होता है आपने नापा है। तो आप मैथ्स की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे कि 6.2 और 6.200 एक ही तो क्वांटिटी है, मैथ्स में एक क्वांटिटी है, फिजिक्स में इसका मीनिंग अलग है। इसका मीनिंग है कि 6.2 तक नाप पाए हो, और इसका मतलब है 6.200 तक नाप पाए हो। तो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो वो अलग अलग होगा इन दोनों में। पकड़ में आई बात ना? मैथ्स में तो बराबर है कि 5.2 हो चाहे 5.20000 हो। तो समझ गए? थोड़ा फिजिक्स का मजा लेते रहिए, आप समझ पाए होंगे। अब इसके कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, कि इन 4-5 रूलों के आधार पर आप सिग्निफिकेंट फिगर को बताएंगे कि कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर है और कौन सी नहीं है। आइए देखते हैं। तो फॉलोइंग रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। पहला क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरो के अलावा जो भी डिजिट्स यूज की गई हैं सब की सब सिग्निफिकेंट हैं। जैसे यहां 42.3 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 243.4 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 24.123 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो जो भी नॉन जीरो डिजिट्स आएंगी सब की सब सिग्निफिकेंट होंगी। अगली बात, ए जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। अगर कोई जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। जैसे 5.03, तो 5 और 3 के बीच में जीरो है ना, तो यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए, जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच, ये देखिए जीरो नॉन जीरो, तो यहां 4 हो गई सिग्निफिकेंट फिगर। यहां कितनी हो गई? अगेन 4 हो गई, क्योंकि 4.000 2 नॉन जीरो के बीच आ रहा है। बढ़िया। अगली बात करते हैं, लीडिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर्स आर नॉट नेवर सिग्निफिकेंट। ये डेसिमल के इधर जो जीरो लिखा है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो लीडिंग जीरोस जो हैं, जैसे 0.5 लिखा है जैसे, या 0.05 लिखा है, तो ये जीरो जो नंबर्स के लेफ्ट साइड पर हैं ये आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। यहां से एग्जांपल से सुपर क्लैरिटी मिल रही होगी। अगली बात करते हैं ट्रेलिंग जीरो। अब डिजिट्स के बाद जो जीरो आते हैं, जैसे 4.330, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिनते हैं। तो ट्रेलिंग जीरोस और द जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें देखिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेफ्ट साइड में जीरो जो चल रहा है, इसमें हो गई 6 सिग्निफिकेंट फिगर, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर डेसिमल ना लगा हो तो जीरो जब लिखेंगे तब वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहां लिखा है 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 0 अगेन 3 सिग्निफिकेंट, ये जीरो काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें अगर डेसिमल लगा होता तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर आप बोल देते। बात पकड़ में आ रही है ना? अब यहां पे 2 जीरो भी लगा दोगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगी। तो डेसिमल है तो काउंट करोगे, डेसिमल नहीं है तो नहीं काउंट करोगे। ये बात यहां मैंने हर जगह मेंशन की है बड़ी मेहनत से, जैसे मजा आ जाए। तो सिग्निफिकेंट फिगर आप समझ पाए कि अगर डेसिमल के बाद जीरो है तो काउंट कर लेना, डेसिमल नहीं लगा है और उसके बाद ट्रेलिंग जीरोस है तो वो काउंट नहीं किए जाएंगे। ये बात भी आप पकड़ पाए होंगे। अच्छा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ये जो साइंटिफिक नोटेशन होता है, उस साइंटिफिक नोटेशन में ये फिगर्स ही आपको बताती है सिग्निफिकेंट। ये पावर्स का कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों मेरे ख्याल से एक ही छप गई हैं। यहां पहले वाले कोई एग्जाम्पल पकड़ लो तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। तो इन साइंटिफिक नोटेशन जो ये फिगर्स है पावर के अलावा, वो आपको बताएगी कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बड़े आराम से लिख सकते हैं। और यहां पर देखिए, आप यूनिट्स जब बदलते से सेंटीमीटर से मीटर या किलोमीटर में आ गए तो आप ये सारे के सारे में 3 सिग्निफिकेंट फिगर मेंशन करेंगे। और इस कंफ्यूजन से बचने के लिए साइंटिफिक नोटेशन की मदद ली जाती है। यानी ये जो लिखा हुआ है ना 16.4 सेंटीमीटर,
ऐसे लिखा हुआ है। इसी सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखना है तो आप पावर रेस करते रहिए। पावर कितनी हो गई? 16.4 इंटू 10 की पावर कितने चले गए? -2 मीटर। तो देखिए यही चीज बनी हुई है, कोई समस्या नहीं। किलोमीटर में चले गए तो ये 16.4 लिखे रहो, और भी यहां पर उसके बाद कितना है? 3 जीरो और लगा दो, तो 10 की पावर 1000 यानी 10 की पावर -5 किलोमीटर। तो यूनिट्स बदलने से कुछ नहीं बदला, क्योंकि हमको यही तो देखना था, बाकी तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो, तो हमेशा कंफ्यूजन फ्री। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर भी आप पकड़ पाए होंगे। इन द केस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन यू विल सी ओनली दीज फर्स्ट फिगर्स। ये 10 की पावर का मामला नहीं देखना होगा। समझ पाए आप? अच्छा, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इसको लेके सवाल बनते हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे बहुत मजेदार अंदाज में। अब राउंडिंग ऑफ, अब क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर को कहीं ड्रॉप करना होता है हमको, तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करते वक्त कुछ 4-5 रूल हैं, उसका ध्यान करते हैं। पहली बात, अगर हम जिस फिगर को ड्रॉप कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ के लिए, वो अगर 5 से छोटी है, इज लेस देन 5, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पर 7.82 है और 2 को ड्रॉप करना है, तो क्योंकि 2 ये संख्या 5 से छोटी है, तो इसका आंसर 7.8 आ जाएगा। बात खत्म। अगर जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से छोटा है, तो उसके पहले वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? 3.94 लिखा हुआ, 4 को ड्रॉप करोगे तो 3.9 आ जाएगा। बढ़िया। अगर ये 5 से बड़ा नंबर है, मोर देन 5, तो अगली संख्या 1 बढ़ा दी जाती है। जैसे ये 7 है, 5 से बड़ा, इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो 8 की जगह 6.9 हो गया। ये तो बड़े हम लोग समझदार हैं। और 12.78, 8 नंबर 5 से बड़ा है, तो 7 की जगह 8 आ जाएगा। ये देखिए हो गया। ठीक। अब देखिए 5 से छोटा और 5 से बड़ा का केस तो हो गया, लेकिन अब 5 लिखा हुआ हो तो क्या होगा? छोटा बड़ा तो सीख लिया, लेकिन बराबर है आ जाए, तो उसके लिए भी 2-3 छोटे छोटे केसेस हैं। चलिए देखते हैं। अगर कोई 5 लिखा है, जिसको हम ड्रॉप करने जा रहे हैं, वो नंबर 5 है, लेकिन उसके बाद कोई संख्या है अदर देन 0 फॉलोड बाई द डिजिट, यानी 16.351 हम 5 को ड्रॉप करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद अदर देन 0 कोई नंबर लिखा है, तो हम क्या करते हैं? इसको एक नंबर बढ़ा देते हैं। देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। ये 5 के बाद लिखा है ना, तो इसको 5 को ड्रॉप करोगे तो 16.4 लिख दोगे। बात पकड़ में आई होगी। यहां पर सेकंड वाले एग्जांपल में देखिए, इस 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो नंबर लिखा है जो कि नॉन जीरो है, तो ये 7 की जगह 8 हो जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा। ये समझ गए हम कि अगर 5 लिखा है, उसके बाद भी नॉन जीरो नंबर हैं, तो इसके पहले वाली संख्या को 1 बढ़ा दीजिएगा। बढ़िया। आगे देखते हैं। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई जीरोज। अब जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं उसकी संख्या 5 है और 5 के बाद कुछ नहीं लिखा है, या 5 के बाद 0 लिखा हुआ है, तो उस समय हम क्या करेंगे? देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। अगर उससे पहले वाली संख्या इवन है तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे यहां देखिए 3.2505 को हम ड्रॉप करना चाहते हैं, इसके बाद 0 लिखा है, तो ये इवन नंबर है, तो इसमें कोई नहीं बदलाव होगा, 3.2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाला नंबर इवन है। यही बात यहां देखिए, 5 को ड्रॉप करना है, बगल में 0 लिखा या कुछ नहीं लिखा होता, तो उसके पहले जो इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 12.6 हो जाएगा। लेकिन अगर वही नंबर ऑड है तो वहां पर आप देखेंगे एक संख्या बढ़ा देंगे हम लोग। ये देखिए 5 है, 5 के बाद 0 था, लेकिन इसके पहले वाला नंबर ये ऑड नंबर है, इसलिए इसकी एक संख्या बढ़ के 3.8 हो जाएगा। यही 16.1, ये ऑड नंबर है, एक बढ़ गया, 16.2 हो गया। तो बड़ी सिंपल सी 4-5 रूल हैं। सबसे पहला रूल क्या था? 5 से बड़ा 1 बढ़ा दो, 5 से छोटा कुछ ना बढ़ाओ, 5 के बराबर आ गया, उसके बाद नॉन जीरो नंबर कोई है तो 1 बढ़ा देना। 5 है, उसके बाद कुछ नहीं है या 0 है, तो अगर वो इवन है तो आप कुछ नहीं बढ़ाएंगे, अगर वो टेढ़ा है, ऑड है, तो 1 बढ़ा देंगे, बस बात खत्म। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में चढ़ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंसर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हुए हम देखेंगे भी। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से जब कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए मेजर 4 बेसिक ऑपरेशन है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो जोड़ने घटाने में, सब्सट्रैक्शन और एडिशन में, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने रेड कलर भी कर दिया है,
जोड़ने घटाने में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स हम देखते हैं। जो फिगर्स हमको दी गई हैं उस फिगर में सबसे छोटा डेसिमल पॉइंट्स किसमें है, आंसर हम उसी डेसिमल पॉइंट में देते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, थ्योरी से तो इतना पकड़ नहीं पाओगे। आइए दिखाते हैं। ये जोड़ने घटाने की बात करें, गुणा भाग में अलग मामला होगा। तो जोड़ने घटाने में देखिए एक नंबर है 33.3, इसमें डेसिमल के बाद देखिए ओनली 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है। देख पा रहे हो? तो इसको जोड़ा पहले हमने आंसर, और जोड़ने के बाद जब ये आंसर आया तो हमें ये पता लगा कि हमें जो इसका आंसर देना है वो जो सबसे कम डेसिमल प्लेस होती है, यानी इसमें तो 1 है, इसका आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक हमको देना है। जोड़ने घटाने में जो नंबर ऐड किए जा रहे हैं उसमें सबसे छोटा डेसिमल प्लेस जिसमें होगा आंसर भी उतने ही डेसिमल प्लेस में देना है। तो यहां पर डेसिमल प्लेस 1 था तो इसका आंसर भी हमें 1 ही डेसिमल प्लेस में आना चाहिए, यानी 7 तक जाएंगे तो 2 को ड्रॉप करेंगे। अब 2 को ड्रॉप करोगे तो 2 5 से छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, राउंडिंग ऑफ छोड़ दिया 2 को और आंसर हो गया 36.7। इसी से मस्त रहो। अगला एग्जांपल लेते हैं, मजा आएगा। यहां देखिए 4 डेसिमल प्लेस है, 4 डेसिमल प्लेस लिख देते हैं। और इसमें कितनी है बेटा, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, और एक नंबर और है इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं, जो कि मैंने हाईलाइट ही कर रखा है। अब इसको जोड़ा आपने सिंपली जैसे जोड़ते आए हैं, लेकिन इसका आंसर कितने में देना बोलो, इसका आंसर देना सबसे छोटे डेसिमल प्लेस जो कि यहां 2 है, तो इसका आंसर ये 3.47 तक जाना चाहिए, 3 को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। अब 3 जो नंबर है 5 से छोटा है, इसलिए राउंड ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, 3.47 आपका आंसर आ गया। तो ये जोड़ने का पूरा कहानी आप समझ गए कितने बढ़िया तरीके से पकड़ के रखिए। अच्छा, घटाने वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और इसमें है 4 डेसिमल प्लेसेस। घटाने में भी वही, इसको घटा दीजिए ऊपर। अब ये जो आंसर लिखा है 4 डेसिमल प्लेस तक, इसका आंसर हमें किस में देना है, सबसे छोटे यानी 3 डेसिमल प्लेस तक देना है। तो 3 डेसिमल प्लेस में हम इस 8 को यहां पर ड्रॉप करेंगे, तभी तो 3 में आएगा। 8 5 से बड़ा है, इसलिए 1 इंक्रीज कर देंगे, 1 की जगह 2 कर दिया, आंसर आ गया। सब बहुत सरल, एकदम स्पष्ट तौर पे आपको बता रहा हूं, सट सट जिलट पृष्ठो। हंस लोगे, क्या मजाक है यार, अभी तो हम लोग शेव भी नहीं करते कई बच्चे तो, है ना, मजाक के तौर पे। मतलब समझ में आई आपको बात कि यहाँ पर एकदम स्पष्टता के साथ मजे से आप सीखते जा रहे हैं, टू द पॉइंट। इसको पढ़ेंगे घंटों तो समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, और 5 मिनट के अंदर आपको सुपर क्लैरिटी मिलती जा रही है। चलिए आगे चलते हैं, गुणा भाग की बात देख लेते हैं। इंग्लिश में या मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहां पर लिखा होगा कहीं मैंने ये लिखा है, अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या करते हैं, जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो या आपस में डिवाइड कर रहे हो उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। ये मैंने मेंशन किया है, ये ध्यान रखना। इसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं देखेंगे, इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर छाप दोगे। आइए देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे यहां पर आपने इस्तेमाल किया तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया लिखा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, सबसे छोटे वाला यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 32 ही पे खत्म हो जा रहा है, यानी ये 6 नंबर ड्रॉप करना होगा हमको। अगर 6 ड्रॉप करोगे तो 1 बढ़ा दोगे, 33 आंसर हो गया। इस तरह से काम होता है। गुणा भाग में लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर को देखते हैं, जोड़ घटाने में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, पकड़े रहना। अच्छा, एक एग्जांपल एक दो और लेते हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 2 5। दूसरे वाले नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, मल्टीप्लाई किया, सिंपली कर लिया। इन दोनों में सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर ये 3 है, तो आंसर 3 में आना चाहिए। 1 2 3, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। 4 होता है 5 से कम, इसलिए प्यार से ड्रॉप कर दो, कोई टेंशन नहीं। 66.8 आपका सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आपका आंसर आ गया है। आगे देखते हैं, ये डिवीजन कर रहे हो, यहां पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गई, और ऊपर वाले पे कितनी हो गई, पॉइंट के बाद ये डेसिमल प्लेस गिरोगे 2 हो गई, तो ये हो गई 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें हो गई 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आपका आंसर लीस्ट यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। डिवाइड करके लिख लिया, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहीं पे रुकना पड़ेगा, 1 को ड्रॉप करना है। 1 ड्रॉप किया आपने तो 0.21 इज द आंसर।
समझ पाए होंगे, गुणा भाग में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर और जोड़ने घटाने में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, बहुत आराम से। और राउंड ऑफ, साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डर मैग्नीट्यूड, सब कुछ पढ़ा दिया फटाफट। आइए एक सवाल एनसीईआरटी का ले लेते हैं बड़े प्यार से। यहां पर बोल रहे हैं ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। ये क्यूब समझते हैं आप? तो क्यूब की एक साइड दे रखी है, पूछ क्या रहा है? टोटल सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम। सिग्निफिकेंट फिगर के तरीके से एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल करना होगा। आप जानते हैं साइड दे रखा है, क्यूब जानते हैं, ये इस तरह का क्यूब होता है, ये आप पहचानते हैं, क्लास 6ठे 7वें से पढ़ रहे होंगे। क्यूब हो गया, इसकी एक साइड आप ए लेते हो, वही लिख दिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? वो सरफेस एरिया हो गया क्यूब का 6a²। ये इसके ऊपर चढ़ गया, ये a² दिख रहा है ना, 6a²। 6a² इसका एरिया हो गया। अब यहां पर क्या है? 6a²। a² का मतलब होता है a इंटू ए, तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ध्यान रखना, a इंटू ए। अब इसको आपने पहले खींच लिख मारा, लिख तो मारा, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी थी? 4। तो हमारा आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आना देना होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो 4 सिग्निफिकेंट का फिगर मतलब 2 तक, ये 9 ड्रॉप करोगे, अगर 9 ड्रॉप करोगे तो 1 बढ़ा दोगे, तो 311.3 मीटर स्क्वायर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से एप्रोप्रिएटली आपने मेंशन कर दिया। बहुत अच्छा। वॉल्यूम की बात भी जहां तक की है, आइए वॉल्यूम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है? a³ a इंटू ए मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इसका आंसर कैलकुलेट करके निकाला, a³ करके 373.714754 वगैरह वगैरह। आंसर किस में देना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, है ना। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर 3 1 4 तक जाना है, 1 को ड्रॉप करना है। तो जब 1 को ड्रॉप करोगे, 5 से छोटा कोई फर्क नहीं पड़ा, 373.7 मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। देखिए यही सब इसके एप्लीकेशन है और कितने बढ़िया तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं, सुपर क्लैरिटी के साथ, जबरदस्त। वाह, पूरा वीडियो देखते रहिए। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, जैसा बच्चे पूछते हैं कमेंट कर करके, जो मैं वीडियो को बहुत बार बताता हूं कि आप इस वीडियो के शुरुआत में 1 मिनट खर्चा कर दीजिए, वहां मैंने तरीका बताया है, पूरा पीडीएफ ले लीजिए और अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल कीजिए और शानदार 100 में 100 लेके आइए। खैर, आप इसको नोट कर पाए होंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे खंड में, तीसरे सेगमेंट में, जो कि है क्या? डायमेंशनल एनालिसिस। तो भाई डायमेंशनल एनालिसिस को समझने से पहले हम डायमेंशन तो समझ लें, तब तो उसकी एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं कि डायमेंशंस किसे बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उन्हीं को हम बोलते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये डायमेंशंस हैं, जैसे लेंथ की L, मास की M और T, एम्पियर, कैंडला वगैरह वगैरह। तो 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार में 7 डायमेंशंस ही अब तक हम लेके चले हैं। अब आगे की बात, जो डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में, तो उसकी जो पावर रेस करते हो उसको बोलते हो डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब एग्जांपल से समझ में आएगा, ओरली ऐसे नहीं आएगा। तो यहां पर देखिए डायमेंशन ऑफ डेंसिटी लिखा। अब डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का वैल्यू हो गया m डायमेंशन के हिसाब से, ऐसे लिखते। वॉल्यूम होता है L³, लेंथ इंटू लेंथ, वहां लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, कोई मतलब नहीं है फिर भी आपके लिए। ये m हो गया नीचे, और बेटा नीचे हो गया L, ये नीचे प्लस होगा, ऊपर माइनस होगा। ये हो गया आपका, यहां पे चाहिए तो L³ लिख दीजिए। तो वैल्यू क्या हो गई? ml-3 और टाइम 0। नॉर्मली हम लोग मैकेनिक्स में MLT के फॉर्म में ही डायमेंशंस रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो m की जो पावर आई, हम बताएंगे कि डेंसिटी का जो डायमेंशन है 1 इन मास है, -3 इन लेंथ है, 0 इन टाइम है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। Hence the dimension of the density are 1 in mass, ये पावर 1 थी ना, तो 1 in mass, -3 in length, -3 in length। पावर जो फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हो फंडामेंटल, उसकी जो पावर है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस हैं डेंसिटी की, और टाइम के लिए 0 इन टाइम। तो ये इसको बोला जाता है डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। उम्मीद है सुपर एकदम स्पष्टता के साथ ये मैसेज आप तक पहुंच रहा होगा। बढ़िया, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? अरे भैया, जो क्वांटिटी के बारे में इस तरह से लिख रहे हो, यही डायमेंशनल फार्मूला है। यानी ये जो लिखा है, ये डेंसिटी थी, जैसा हम और आप समझ रहे थे, इस डेंसिटी का ये डायमेंशनल फार्मूला है।
तो जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज के प्रॉपर पावर्स के फॉर्म में लिख देते हैं, वो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है जो आपके सामने यहां पर है। अगली बात देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में रखकर इज इक्वल टू लिख देंगे तो इक्वेशन, आप जानते हैं इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आता है। तो जहां भी जैसे आप पढ़े हैं बचपन से x बराबर y, ये इक्वेशन हो गई। यहां इक्वल टू का साइन आ गया। भाई ये साइन किसका है? इक्वल टू। तो इक्वेशन के अंदर इक्वल टू का साइन आता ही आता है, तभी तो इक्वेशन बनती है। तो ये इक्वेशन हो गई डायमेंशनल इक्वेशन। क्या रखा है प्यार से एकदम। आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ क्वांटिटीज जैसे आपको फील मिले। अब ऐसे सवाल भी आते हैं, मजेदार रहते हैं। देखिए ध्यान से पूरा देखिएगा, कई चीजें बताएंगे। नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशंस फार्मूला और एज फॉलोज। अब इन्होंने एक डायमेंशनल फार्मूला दे दिया है, पूछा है कि भाई किस चीज का है। फिजिकल फोर्स है, वर्क है, मोमेंटम है, कुछ और है, जो भी है बताइए। तो इसको हमने मेंशन किया वहां पर देखिए, और ध्यान से देखा कि ये किस तरह से लिखा जा सकता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी आपको, तभी आप तोड़ पाएंगे। जो मोटी मोटी फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपके कोर्स में, वो आपको आइडिया रहेगी तो तोड़ के आप लिख पाएंगे, है ना। तो अब यहां पर देखिए, आप फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2 होता है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने यहां कहीं लिखा ना हो, जिसे मैं कोने में लिखता हूं। ये देखिए फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? मास का m, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, LT-2। इसका यूनिट होता है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई mlt-2। ये याद रखिएगा, बहुत जगह यूज होगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2। तो इसमें से mlt-2 हटा लिया, इनटू l लिख दिया, ये कट के यही बन जाएगा मल्टीप्लाई होके। ये क्या है? दिस इज फोर्स। ये लेंथ क्या है? दिस इज डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो गया? वर्क। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का हो गया। अब मजेदार बात क्या है कि कई बार क्या होता है कि एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला कई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देता है, यूनिक नहीं होता ये। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि कई फिजिकल क्वांटिटीज का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आता है, ये होता है, तो यूनिक नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया वर्क। दूसरे की बात करते हैं बेटा, तो ml² इंटू टी की पावर -3। ये तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसको ml² t-2 लिख लिया और नीचे t पहुंचा दिया। अब ये कहानी हो गई। देखिए ऊपर वाली है वर्क और ये टाइम। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। तो हमने फट से पावर लिख दी। ये थोड़ी तिकड़म लगानी पड़ेगी इसके अंदर। तीसरी बात करते हैं ml-1 t-2। तो यहां पर देखिए ml-1 t-2, इसको भी लिख दिया ml-t-2 और नीचे कर दिया l², क्योंकि हमें फिजिकल क्वांटिटी की सेटिंग करनी पड़ेगी। सीधे सीधे नहीं लिख सकते। देखिए l-1 था ना, तो यहां हमने l लिखा है, नीचे l-2। इसको ऊपर ले जाओगे तो -1 + 2 मिलके -1 आ जाएगा, जिससे हमारी फिजिकल क्वांटिटी बन पाए। अगर हम केवल ये लिखते तो फिजिकल क्वांटिटी ना बन पाती। तो ऊपर वाली फोर्स बन गई, नीचे वाली एरिया बन गई। फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। और इसी 11th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर स्ट्रेस एक क्वांटिटी और आएगी, तब आप पढ़ेंगे, वो भी फोर्स अपॉन एरिया होती है। तो थोड़े 2 महीने में पहुंच जाएंगे, वहाँ 3 महीने में, लेकिन कम से कम प्रेशर तो आप पहचानते ही हैं। तो ये फोर्स अपॉन एरिया हो गया। इस तरह के सवाल भी आते हैं जिससे आपको फील मिल जाए कि भाई ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और नोट क्या करना, मैंने आपको बताया है कि इसका PDF आपको मिल ही जाएगा। इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने बोला है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। 1 मिनट देख लीजिए लेक्चर शुरुआत में और बस आप समझ जाएंगे। अच्छा, यहाँ लिखा है डिड्यूस द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ और पावर का बताओ। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या था? कैपिटल G। ये मेरे ख्याल से 9th क्लास में फॉर्मूला आया था आपको। ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन, ये कैपिटल G है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। F = G(m1m2/r²). अब यहां पर क्या करेंगे? G निकालना है, तो G एक तरफ कर लिया और फिर ये वैल्यू यहां पर, ये G की वैल्यू क्या होगी? F(r²), ये देखिए F × r², m1m2 नीचे लिख दिया। कुछ नहीं, फार्मूला सेट कर लिया। अब इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले हम मेंशन कर देंगे यहां पर। ये देखिए फोर्स का होता है mlt-2, अभी दिखाया भी था। r² मतलब l², ये मास, ये भी मास, m × m। तो ये m × m m² हो गया, ऊपर जाएगा तो m-1 बचेगा। ये तो 1 है ना, और ये -2 जाएगा, तो 1 में -2 जोड़ोगे तो -1।
ये हो गया एल स्क्वायर, एल क्यूब सॉरी, और ये t-2। तो ये इसको भी याद कर लीजिएगा, आपके यहाँ बहुत पूछते हैं इसको। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, बड़ी अच्छी बात है। अब अगली बात करते हैं पावर की। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गई फोर्स का ML-T-2 इंटू डिस्टेंस लेंथ अपॉन टाइम, तो ML स्क्वायर T-3, ये आपका फार्मूला यहाँ पर आ गया। T-3 नहीं होगा, हाँ T-3 बराबर है। तो ये यहाँ पर ये फार्मूला आपका बन गया। इस तरह के सवाल भी आपके यहाँ आएंगे कि भाई इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बता दिया जाए। उम्मीद है आप बड़े ही प्रेम पूर्वक सीख गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, मैंने आपको बताया था कि जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो यूनिक नहीं होता, कई फिजिकल क्वांटिटी का एक ही डायमेंशन फार्मूला हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए m की वैल्यू 0 पावर l की पावर 0 t-1, ये फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशनल फार्मूला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी है, एंगुलर वेलोसिटी का भी है। तो ये एक ही तीन के हैं, तीन क्या और भी हो सकता है। दूसरी बात देखिए m की पावर 1 l की पावर 1 t-1, ये मोमेंटम का भी है, इम्पल्स का भी है। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो डायमेंशनल फार्मूला आप मेंशन कर रहे हैं ये यूनिक नहीं है, कई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये इस स्लाइड का या मैं जो आपको बता रहा हूं उसको बताने का मकसद है। बहुत अच्छी बात है। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। डायमेंशन हमने सीख लिया, डायमेंशन फार्मूला भी समझ गए हैं। अब इसकी मदद से डायमेंशनली जो एनालिसिस हम करते हैं उसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। और तीन मेजर इसकी कहानी आपके कोर्स में है। पहली, इस डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप चेंज करते हैं यूनिट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे चेंज करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से चेंज कर सकते हैं। दूसरा, करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये चेक कैसे करेंगे। तीसरा, डेराइव रिलेशनशिप, अगर कोई फैक्टर दिया है कि फला चीज फला पे डिपेंड करती है तो उससे एक आप रिलेशनशिप कैसे ड्रॉ करेंगे। तीनों एक एक करके हम लोग देखेंगे, तीनों आपके कोर्स में हैं। ये तीन एप्लीकेशन थे डायमेंशनल एनालिसिस के जो आपको सीखने समझने हैं। आइए पहले वाले पे चलते हैं। ये एप्लीकेशन नंबर 1 है। तो ये कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चीजें बदल रहे हैं। मान लीजिए आपने देखा था ना Q = NU होता है, ये होता है यूनिट्स। तो किसी एक यूनिट में इसकी वैल्यू मान लीजिए M1 L1 T1 है और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसकी वैल्यू M2 L2 T2 है। तो क्वांटिटी तो बदलेगी नहीं। तो ये देखिए N1 U चेंज करने से N बदल जाता है। तो N1 U1 = N2 U2 हो गया और ये इसकी पावर, दो डायमेंशनल फार्मूला पावर रेस कर दी। तो N1 ये यूनिट्स, एक यूनिट का ये दूसरी यूनिट का, ये फार्मूला आपके काम का बन जाता है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अभी मैं एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा तो और समझ में आएगा। N2 निकालना रहता है, ये N1 हो गया पहली यूनिट का और ये M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर 3। M1 L1 T1 क्या है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। M2 L2 और T2 एक दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। N का ही फर्क होगा सिस्टम में यूनिट्स बदलने के लिए। तो कैसे बदलाव लेता है इसकी चर्चा की जा रही है। आइए देखते हैं हम लोग सवाल इस पे कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए हमें कन्वर्ट करना है 1 जूल को अर्ग के अंदर। तो जूल SI सिस्टम की यूनिट है और एनर्जी की यूनिट है, आप समझते हैं। तो सबसे पहला काम स्टेप नंबर 1 कि डायमेंशनल फॉर्मूला उस चीज का लिखें जिसको बदलना है। तो एनर्जी का लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि SI सिस्टम में जूल एनर्जी की यूनिट है। तो डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का है ये, जो ML² T-2 होता है। अब इसको M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C से कंपेयर कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, वैल्यूज ऑफ ABC। तो यहां पर M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C से कंपेयर किया तो A की पावर M की पावर 1 है यहाँ, तो M की पावर 1 आ गया, B की पावर 2 आ गई और C की पावर -2 आ गई। ABC आप कैलकुलेट कर लें, आराम से कंपैरिजन हो जाएगा। अब क्या करें, इसकी यूनिट्स लिख दें इन दोनों की, जिसको जिसमें बदलना है। तो जूल तो SI सिस्टम की यूनिट है, ये देखिए, और अर्ग हमारी किसकी थी, CGS सिस्टम की। तो SI सिस्टम में मास क्या होता है, 1 किलोग्राम, जिसको 1000 ग्राम इसलिए लिखा क्योंकि इससे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कट पाए। तो इसको 1 किलोग्राम जो कि 1000 ग्राम के बराबर है।
L1 1 मीटर जो कि 100 सेंटीमीटर के बराबर है, SI सिस्टम में यूनिट लिख रहे हैं, और T1 जो कि 1 सेकंड के बराबर है, और CGS में भी 1 सेकंड के बराबर होता है। N1 यहाँ 1 जूल है जिसको हमें कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है CGS अर्ग में M2 की वैल्यू 1 ग्राम, L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, T2 की वैल्यू 1 सेकेंड, और N2 हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला जो पीछे बताया था आपको, यहाँ पर अब अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला स्टेप नंबर 4 यूजिंग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपके पास, इसी में वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो 1 N1 की वैल्यू देखिए यहाँ से आ गई 1, और M1 अपॉन M2, M1 कितना था 1000 ग्राम, 1 kg को 1000 में लिखना पड़ेगा जिससे ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल हो जाए, है ना। तो 1000 G अपॉन 1, पावर हो गई A की वैल्यू 1, वो वहां से आ गई। फिर ये 100 अपॉन 1, ये 100 और ये 1, और पावर B जो वहां से आ गई 2, और ये टाइम दोनों में सेकंड, 1 अपॉन 1, T की पावर C कितना था -2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 1, ये 10 की पावर 3, और ये आ गया आपका 10 की पावर 4, 100 है ना, 2 इंटू 2 10 की पावर 4, ये हो गया 1, 1 की पावर -2 1 ही रहता है। अब ये टोटल मल्टीप्लाई किए तो 10 की पावर 7, यानी 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से एक सिस्टम, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 जूल था और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में 10 की पावर 7 अर्ग आ गया। तो ये जो चेंज किया आपने कन्वर्जन एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, इसमें मदद ली है डायमेंशनल एनालिसिस की, जो आपके सामने यहां पर मेंशन है। एक सवाल और करेंगे जैसे पुख्ता हो जाए आपको, तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या PDF कैसे लेनी है ये मैंने आपको बता रखी है इस लेक्चर के शुरुआत के 1 मिनट में, वहां से सुनकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, इसका एक सवाल और लेते हैं जिससे ऐसे सवाल भी आते हैं और आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी। अब देखिए यहां पर क्या है, पिछले सवाल में तुमको मालूम था कि वो SI सिस्टम है, ये CGS सिस्टम है। यहां पहला सिस्टम तो शायद हम पकड़ लेंगे SI है, जिसमें बदलना वो कोई डिफाइंड सिस्टम नहीं है, वो नया सिस्टम है, उसके हिसाब से बदलेंगे। आइए देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट एज द बेस यूनिट। यानी जिस सिस्टम में बदलना है वो कोई प्री डिफाइंड सिस्टम नहीं है, उसमें वैल्यूज अलग अलग ली गई हैं कि भाई बेस यूनिट 100 ग्राम है, बेस लेंथ वाला काम 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट है। इसको कैसे करेंगे देखिए, तो इसको करने से पहले जो जिसको चेंज करना है उसको देखेंगे और ऐसे यूनिट में लेके आएंगे जो हमें पहचान में आ रही है। तो P की वैल्यू 60 जूल अपॉन मिनट है, 60 जूल अपॉन 60 सेकंड, यानी 1 वॉट में लिख सकते हैं। अब ये 1 वॉट क्या होती है, SI सिस्टम में आ गया पावर, तो ये पावर का फॉर्मूला है। SI सिस्टम में 1 वॉट को नए वाले यूनिट्स में हमको बदलना है। अब यहां पर हम इसकी विच इज द SI यूनिट ऑफ पावर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो पावर का। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² T की पावर -3। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो उस तरह से आप निकालेंगे तो ml² T -3 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 ABC की वैल्यू चाहिए, जैसे पहले चाहिए थी, कंपेयर कर दो ABC की। ये देखिए फॉर्मूला जो लिखा है इसी से कंपेयर कर दिया। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -3 हो गई। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स मेंशन करेंगे, राइटिंग यूनिट्स, तो दोनों जो हमें मालूम है यहाँ पर और जो जिसमें कन्वर्ट करना है दोनों को मेंशन कर डाला। ये देखिए SI सिस्टम में M1 होता है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, L1 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, T1 1 सेंटीमीटर, N1 है वहां पर वैल्यू 1, क्योंकि ये 1 वाट आई है इसलिए 1 को लेके चल रहे हैं। बढ़िया। अब नए वाले सिस्टम में जो कि कोई डिफाइंड सिस्टम नहीं कि CGS सिस्टम हो, पलारा सिस्टम हो, उसमें जो M2 लेना है वो 100 ग्राम लेना है, L2 लेना है 100 सेंटीमीटर जो बोले हैं ये, और 1 मिनट को लेना है मिनट यानी 60 सेकंड। ये दोनों यूनिट सेम रख देते हैं अंत में जिससे कट पाए। 1 मिनट बोला है जो कि असल में 60 सेकंड के बराबर है, तभी जब डिवाइड करोगे तो सेकंड कटेगा 1 मिनट को, इसलिए 1 मिनट पकड़ा और 60 सेकंड यहां मेंशन कर दिया है। तो ये यहां पर कहानी हो गई। अब इसको चेंज करते हैं, देखिए स्टेप 4 यूजिंग फॉर्मूला। तो 1 इंटू M1 अपॉन N2, ये देखिए यहाँ पे 1000 है, ये 100 है, लिख दीजिए 1000 अपॉन 100 पावर 1। L1 L2 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 2, T1 सेकंड और उधर 1 मिनट यानी 60 सेकंड का मामला है, तो ये 1 अपॉन 60 की पावर -3 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया, काट दोगे 2 0 तो 10 की पावर 1, ये 1 हो गया, और ये 60 की पावर +3, ये माइनस है ना, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 2.16 इंटू 10 की पावर 6 हो गया, यानी 60 जूल पर मिनट आपकी जो वैल्यू थी
वो हो गई, ये जो जिसको चेंज करना था 60 जूल पर मिनट जो कि 1 वॉट था, ये कन्वर्ट होके किस में बन गया 2.16 इंटू 10⁶ न्यू यूनिट्स ऑफ पावर। जो नया सिस्टम था उसके हिसाब से न्यू यूनिट्स ऑफ पावर में ये फॉर्मूला यहां पर निकल आया है। इस तरह से सवालों को करते हैं, ध्यान से इसको समझ लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग ये सब भी आ जाएंगे तो सब निकाल डालोगे सवाल, एक सवाल नहीं बचेंगे, मजा आ जाएगा आपको। सब कुछ सुपर क्लैरिटी के साथ बहुत कम समय में डिटेल्ड वर्जन आप पढ़ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये कन्वर्जन का मामला था, नोट कर लें या पीडीएफ ले लें जैसा मैंने बताया। अब ये आप ये इसका एक एप्लीकेशन आप सीख गए जहां पे हम कन्वर्जन कर रहे हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ। अब इसका पढ़ते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। अच्छा, उससे पहले एक चीज, एप्लीकेशन नंबर 2 में ही डायमेंशनल एनालिसिस का जो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम डायमेंशनल करेक्टनेस की बात करेंगे। कोई फॉर्मूला या कोई रिलेशन हमको दे रखा है, हम ये चेक करेंगे वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी मैंने अलग से मेंशन भी कर रखा है कि अगर कोई रिलेशनशिप डायमेंशनली करेक्ट है तो वो गारंटी नहीं करता कि वो फॉर्मूला सही है। डायमेंशनली सही है, एक्चुअली सही है कि नहीं, गारंटी नहीं करता। लेकिन अगर डायमेंशनली गलत है तो वो गारंटी करता है कि फॉर्मूला गलत होगा। मैंने अलग से स्लाइड डाली है जैसे इस पॉइंट को क्लियर कर सकें, अभी पहुंचेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में है। अच्छा, यहां एक प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई रिलेशनशिप लिखी गई है और अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका जो डायमेंशन होगा वही उसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा। जो भी उसके पार्ट हैं जोड़ घटाने में, सबका डायमेंशन एक जैसा होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन की चीजें सेम डायमेंशन में ही जुड़ती हैं। सेब में सेब जुड़ता है, सेब में केला नहीं जुड़ता। 10 सेब लिए 10 केला तो बोलना पड़ेगा टोटल यूनिट 20 भले बोलो, लेकिन सेब की जगह केला नहीं कर सकते कि 20 सेब लिया। 10 सेब अलग है, 10 केले अलग है। खैर, तो आप समझ पाए होंगे। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप क्या बोलेंगे, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सब के सब एक जैसे होने चाहिए अगर इस रिलेशनशिप को डायमेंशनली करेक्ट होना है तो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। ये मैंने आपको बोला था कि कोई रिलेशनशिप अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो गारंटी नहीं करती कि ये फॉर्मूला सही है। डायमेंशनल फॉर्मूला सही है बताता है, फिजिकल करेक्टनेस है कि नहीं बताता। लेकिन हाँ, गलत अगर है, डायमेंशनली रॉन्ग है, तो फिजिकली नेवर बी करेक्टेड, फिजिकली कभी करेक्ट नहीं होगा अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है। खैर, इस बात को मैंने मेंशन किया, भी दिखाऊंगा। खैर, जैसे एग्जांपल ले लीजिए mv² अपॉन r², और इसको आप चेक करना चाहते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे। ये mlt-2 ये फोर्स का होता है, ऊपर m का डाला तो m, v² का मतलब है lt-1 का स्क्वायर। जो v होता है स्पीड कह लीजिए, वेलोसिटी कह लीजिए, वो मीटर पर सेकंड होता है, आप जानते ही हैं मीटर पर सेकंड यूनिट है, ऐसे समझ लें। मीटर का m यानी मीटर का मतलब लेंथ, और ये हो गया आपका टाइम। तो ये वैल्यू क्या हो गई, उल्टी तो नहीं लिख गए, ये तो मिटेगा भी नहीं ऐसे, इसको यहां से हटाते हैं। ये जो यहां पर आया मामला, ये मीटर का मतलब लेंथ और सेकंड का मतलब टाइम, तो ये वैल्यू हो गई lt-1। ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, lt-1, और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर, ये रेडियस है r, तो ये लेंथ का स्क्वायर। अब यहां पर आ गया mlt-2 और यहां वैल्यू आ गई m, और ये देखिए l² कट गया तो t-2, तो ये कुछ और दे रहा है, ये कुछ और दे रहा है। दोनों डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से सेम डायमेंशन मिलनी चाहिए थी, तब ये डायमेंशनली करेक्ट होता। तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है, और अगर ये इनकरेक्ट है तो फिजिकली कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती। डायमेंशनली इनकरेक्ट तो फिजिकली कभी सही नहीं होगी, डायमेंशनली करेक्ट तो फिजिकली सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। खैर, इसी बात को मैंने मेंशन किया, इंपॉर्टेंट नोट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके 3 बार बोल चुका हूं, चौथी बार बोल रहा हूं। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली यानी एक्चुअल फॉर्मूला वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर डायमेंशनली गलत है कोई चीज तो फिजिकली गलत होगी, दैट इज पक्का।
ये पकड़ के रखिएगा। उम्मीद है एकदम क्लैरिटी मिल गई होगी और इसलिए मैंने अलग से मेंशन कर दिया है जैसे आपके दिमाग तक पहुंचा जा सके। अब मुद्दा आता है कि इसका इस्तेमाल करना, कि कोई भी रिलेशन या फॉर्मूला हमको दिया गया है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो जांच लें। तो इसको जांच रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर mgh। हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन निकालेंगे, mgh का निकालेंगे। अगर दोनों की डायमेंशंस बराबर आ गई तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए देखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ LHS का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो आधा लिखा हुआ है हाफ, ये कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। कोई किसी भी ये जो कांस्टेंट है, न्यूमेरिक वैल्यू है आधी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, मास का हो गया m और वेलोसिटी यानी LT-1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन गई ml² T-2, ये LHS का डायमेंशन आ गया। इसी तरह mgh का डायमेंशन निकालते हैं। तो mgh का डायमेंशन क्या रहा RHS का, mgh m का मास, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है तो एक्सेलरेशन, तो LT-2 और h का मतलब l। अब इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ml² T-2। यहां पर देखिए LHS और RHS दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS आर द सेम एंड हेंस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। LHS और RHS का डायमेंशंस एक आ गया है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इस तरह से करेक्टनेस आप जांचेंगे। अभी और एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे बात पुख्ता आप तक पहुंचे। मेरे ख्याल से आप नोट कर सकते हैं या PDF ले सकते हैं, जो मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया है कैसे डाउनलोड करनी है। चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन ऑफ द मोशन। ये डायमेंशनल एक्यूरेसी हम चेक करने वाले हैं। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो बताया था उसमें इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन एक ही होना चाहिए डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए। तो डायमेंशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स, जो ये S है, इसका डायमेंशन कितना है L, ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है। उसकी बात करो UT, तो UT का डायमेंशन क्या हो गया LT-1, ये स्पीड होती है, ये वेलोसिटी, और टाइम का T, तो ये वैल्यू L आ गई। तीसरी बात करते हैं डायमेंशन हाफ AT, उसका हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, कांस्टेंट नंबर है एक। एक्सेलरेशन का LT-2 और T² का T², इसको मल्टीप्लाई किया तो केवल L बचा। तीनों देखिए, तीनों के डायमेंशन यहां पर बराबर आ गए। एज ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशंस, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। है ना, आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि जो भी टर्म इन्वॉल्व हैं सबका सेम डायमेंशन होना चाहिए डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए। बात क्लियर हो गई। आइए अगला देख लेते हैं। अब एक फॉर्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, बहुत आसानी से कर लेंगे। वंडर वॉल इक्वेशन लिखी हुई है, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी या आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। ये P प्रेशर है, A कोई कांस्टेंट, A/V², V वॉल्यूम है, और V-V, B कोई कांस्टेंट, V वॉल्यूम है, और ये गैस कांस्टेंट है, R/T मतलब टेम्परेचर है। तो इस तरह से RT लिखा हुआ है। अब यहां पर डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ A एंड B, हेंस राइट द SI यूनिट्स ऑफ A एंड B। A और B का डायमेंशन निकालना है, इसकी SI यूनिट निकालनी है। अब आप जानते हैं कि प्रेशर में ये जो जुड़ रहा है इसका डायमेंशन प्रेशर वाला ही होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही तो जुड़ेगा। डायमेंशन एक जैसी क्वांटिटी ही जुड़ सकती हैं, इसलिए हमको पता है कि इसका जो डायमेंशन है वही A/V² का डायमेंशन है। यही चीज यहां मेंशन कर दी। सिंस डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, जैसा मैंने मेंशन किया कि डायमेंशनली सेम क्वांटिटीज को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ये जो प्रेशर था इसी के बराबर A/V² का डायमेंशन हो गया। अब यहां फिर A का डायमेंशन क्या हुआ, P/V²। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए प्रेशर, तो प्रेशर की वैल्यू हो गई ml-1। प्रेशर को आप फोर्स अपॉन एरिया भी लिखते हैं, तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो ml-1 T-2, बात पकड़ में आई। और वेलोसिटी ये क्या हो गई, ये सॉरी वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम हो गया L3, और ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर लगा दिया। अब इसको आप यहां पर सॉल्व कर लीजिए, ये L⁻⁶ हो जाएगा, तो ml5 T-2, ये इसका आंसर आ गया। मतलब A का डायमेंशन ये आ गया। आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। ये B का भी डायमेंशन पूछ रहे हैं। अब B का डायमेंशन तो इसके बराबर होगा, सिमिलर डायमेंशनल क्वांटिटीज जुड़ती हैं। उस बात को देखते हुए B का डायमेंशन V के बराबर, V था वॉल्यूम L3, तो B का डायमेंशन हो गया L3। बड़ी अच्छी बात। अब कह रहा है SI यूनिट बताइए, तो SI यूनिट बता देंगे। यहां देखिए, द SI यूनिट ऑफ A इज किलोग्राम मीटर 5 S-2 सेकेंड -2। कैसे पता चला, ये देखिए यहां पर मास है ना, मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम। दूसरी यहां पे लेंथ है, लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर।
तो ये मीटर की पावर 5, और टाइम का होता है सेकंड, तो सेकंड की वैल्यू -2। इस तरह से SI यूनिट बन गई। ये B का था मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, तो मीटर का क्यूब ये SI यूनिट आ गई। तो पूरा सवाल जो एक मजेदार सवाल आता है आपके यहाँ, आप बड़े प्रेम पूर्वक इसको कर सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए। आप मैं हट जाता हूँ, या इसका PDF चाहते हैं तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है ये लेक्चर के शुरू के 1 मिनट के अंदर मैंने बोला है आपके फायदे के लिए। अच्छा, एप्लीकेशन नंबर 3, अब इसका लास्ट एप्लीकेशन में क्या करते हैं हम लोग, रिलेशनशिप फाइंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये रिलेशनशिप फाइनली फिजिकल फॉर्मूला बनेगी नहीं बनेगी, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, डायमेंशनली करेक्ट रिलेशनशिप है, ये निकाल पाएंगे हम। तो चलिए देखते हैं कि डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तभी समझ में आएगा। यहां पर लिखा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीपीटल फोर्स। एक एक्सप्रेशन लेना है सेंटीपीटल फोर्स का, जो एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक मास वाले पार्टिकल पर, m वाले मास वाले पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, जिसका वेलोसिटी v इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r है। यहां मैंने लिखा है नहीं लिखा मालूम नहीं, आप समझ गए होंगे। यहां पे जगह देख लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये कोई एक ऐसे घूम रहा है, यहां पर एक मास m है, ये इसका रेडियस है, ये इसकी वेलोसिटी है। तो इसका सेंटीपीटल फोर्स F, जो कि आपको मालूम है इसके सेंटर पे लगता है, और वो क्या होगा ये बता रहे हैं। तो इसकी फोर्स की डिपेंडेंसी मास पे हो गई, वेलोसिटी पे हो गई, रेडियस पे हो गई, और कितने पावर से ये रिलेटेड है ये हमको नहीं पता है। तो हम ABC लिख देते हैं, इसी ABC की वैल्यू लगाकर यहां पुट कर देंगे तो फॉर्मूला रिलेशनशिप फाइंड हो जाएगा। तो हमने ये पकड़ा कि F इज प्रोपोर्शनल टू मास का पावर A, वेलोसिटी का पावर B और R का पावर C। अब यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस कर देते हैं इक्वल टू साइन लगाने के लिए। ये K क्या होता है? K इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये पकड़ के हमने K लगाया है, केवल गिनती है। अब देखिए यहां पर राइटिंग डायमेंशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, इसकी डायमेंशंस को यहां पर मेंशन करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए इसकी फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, कि डायमेंशन लेस है तो उसकी डायमेंशन 1 हो गई, या उसको ना लिखा जाए। दूसरा हो गया मास, तो मास की डायमेंशन, मास होती है m की पावर A, वेलोसिटी LT-1 पावर B, R मतलब लेंथ, तो L लेंथ की पावर C। आपको उसको रीएडजस्ट कर लेंगे पावर के फॉर्म में, तो ये वैल्यू हो गई m की पावर 1, L की पावर 1, T-2, और यहां आ गया m की पावर A, L की वैल्यू हो गई B प्लस C, ये देखिए पावर B, और यहां से C, B प्लस C, और T की पावर -B। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे इसको। तो अब यहां पर लिखते हैं कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड। तो यानी मास इधर है तो मास इधर, तो मास की पावर 1 थी, तो यहां मास की पावर A थी, तो A बराबर 1 आ गया। देखिए कितने आराम से। लेंथ की पावर 1 है और लेंथ की पावर B प्लस C, तो B प्लस C बराबर 1 आ गया। T की पावर -2 है, T की पावर -B है, तो -B बराबर -2, यानी B बराबर 2। तो ये A और B पता चल गया, B की वैल्यू C में पुट कर दो तो C निकल आएगा। तो यहां पर देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन B प्लस C बराबर 1, तो 2 प्लस C बराबर 1, यानी C बराबर -1। तो C निकल आया, A निकल आया, B निकल आया। अब तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमको रिलेशन मिल जाएगा। पुटिंग ऑल वैल्यूज ऑफ ABC इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहां पर देखिए आपने पुट कर दिया, तो F लिखा, K लिखा, M की पावर 1, क्योंकि A की वैल्यू 1 आई थी, और यहाँ V की पावर B और B की वैल्यू 2 थी, तो V की पावर 2 लिख दी। यहाँ R की पावर C है, C -1 है, तो R की पावर -1 लिख दी। तो ये वैल्यू क्या होगी, KmV² ये R -1 है, नीचे चला गया। ये जो वैल्यू आई है M = KmV²/R, ये डायमेंशनली आपका फॉर्मूला आ चुका है। डायमेंशनली अब आपने जब प्रैक्टिकल किए तो आपको पता लगा कि K की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनल फॉर्मूला आता है, फिजिकली जो फॉर्मूला आता है वो mv²/r आता है। लेकिन डायमेंशनली जब आप निकालोगे तो इस K को फाइंड नहीं कर पाओगे, ये लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। तो आप डायमेंशनली जो निकाल पाए F = KmV²/r, जहां पर आप लिख सकते हो K is some dimensionless constant।
बात समझ पाए होंगे। डायमेंशनली यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर आप वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप समझ पाए, इसको भी नोट कर लीजिए। एक एनसीईआरटी का भी सवाल लेके मैं बताता हूं आपको, चलिए नोट कर पाए होंगे आप। अच्छा, अगला एक सवाल एनसीईआरटी का, इसको भी कर लिया जाए बड़े प्रेम से। अब इन्होंने क्या बोला है, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग में बॉब। ये सिंपल पेंडुलम है, देखिए एक बॉब है जिसका मास m है, स्ट्रिंग की लेंथ l है और ग्रेविटेशनल स्मॉल g नीचे एक्ट कर रहा है। Under the action of the gravity, suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length, mass of the bob and acceleration due to gravity. इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। Derive the expression for its time period using method of dimensions. तो यहां पर हम देख पाए जो टाइम पीरियड है वो l की पावर a, भाई कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है हमको नहीं पता, a मान लिया, g की पावर b और m की पावर c, इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, यहां मेंशन है सवाल में। अब यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी डायमेंशनलेस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दो, तो k t इज इक्वल टू k, l की पावर a, g की पावर b, m की पावर c। यहां पर k क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब सबकी डायमेंशंस मेंशन कर देंगे यहां पर, तो ये राइटिंग डायमेंशंस ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ इक्वेशन 1, इसी में सबकी डायमेंशन मेंशन कर रहे हैं। अब यहां पे डायमेंशन मेंशन की, ये केवल टाइम है तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। k का कोई डायमेंशन लेस था, कोई बात नहीं, लेंथ के लिए l आ गया, l की पावर a। ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि एक्सेलेरेशन ही है, lt माइनस 2, तो ये lt माइनस 2 का पावर b। और मास है तो मास की पावर c। अब इस पावर्स को रीअरेंज कर लीजिए, ml 0, l की पावर 0, t की पावर 1, m की वैल्यू हो गई c पावर, l आया b यहां से, l आया a यहां से, तो a प्लस b और t की पावर माइनस 2b। ये रिलेशनशिप हो गई। अब कंपेयर कर दीजिए सिमिलर डायमेंशनल क्वांटिटीज को, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ m की पावर 0 है तो c की पावर 0 हो गई, l की पावर 0 है तो a प्लस b बराबर 0 हो गया, और माइनस 2b बराबर 1 है तो b बराबर आधा हो गया। इस a प्लस b में b की वैल्यू रख दी माइनस हाफ, तो a बराबर हाफ आ गई। ये a, c, b और a। अब इन तीनों की वैल्यूज पहली इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ abc इन इक्वेशन नंबर 1। तो t इज इक्वल टू k, l की पावर हाफ, ये देखिए l की पावर a था, a मतलब हाफ, हाफ। फिर g कितना था, b, तो b है माइनस हाफ, माइनस हाफ। फिर m की पावर c, m की पावर c मतलब 0, तो m की पावर 0 का मतलब हो जाता है सिंपल 1। तो यहां वैल्यू क्या हो गई, l की पावर हाफ, g की पावर, ये नीचे ले आए, माइनस था नीचे, ये लिख दिया। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, t इज इक्वल टू k, हाफ होता है अंडर रूट l बाई जी। डायमेंशनली आप यहीं तक फाइंड कर सकते हैं, जैसा पिछले सवाल में भी बोला था कि यहां पर k एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। आप डायमेंशनली k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से, ये डायमेंशन एनालिसिस का लिमिटेशन है। अब एक्सपेरिमेंट किया गया और k की वैल्यू फाइंड की गई, तो k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 2 पाई निकली। तो यहां पर एक्सपेरिमेंटली k बराबर 2 पाई, तो फाइनल फॉर्मूला ये मिला। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से यहीं तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए ये बात आपके पकड़ में आनी चाहिए। उम्मीद है बात बहुत अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए आप, या पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जैसा आपको बताया है कि लेक्चर की शुरुआत में 1 मिनट में कैसे डाउनलोड करना है। अच्छा, अब इसकी जो लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, उस पर भी निगाह मार लेते हैं। भाई सब कुछ नहीं कर सकता डायमेंशन एनालिसिस ना, एक लिमिटेड उसका रोल है। तो दूसरी, जैसे मैंने बताया कि जो रिलेशनशिप निकालते हैं उसमें जो कांस्टेंट होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये लिमिटेशन हो गई। दूसरी बात कर दें, अगर 3 फिजिकल क्वांटिटी, हम यहां पर जो बातें करते हैं MLT के अराउंड करते हैं मैकेनिक्स में 11th क्लास में, तो अगर उससे कोई भी क्वांटिटी इन 3 के अलावा चौथी क्वांटिटी पर डिपेंड कर गई तो हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि हम 3 ही की बात ही कर रहे हैं, 3 ही इक्वेशन ही मिलेंगी 3 अननोन से। तो MLT के अलावा किसी पे डिपेंड कर गई तो हम नहीं निकाल पाएंगे। अगली बात, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो इसकी डायमेंशन तो निकाल लेंगे, लेकिन प्लस आ गया है तो हम तो यहां डायमेंशन और यहां डायमेंशन डराइव कर सकते हैं, प्लस करके दूसरा जो टर्म है उसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। हमको तो इतना पता है कि भाई इसकी डायमेंशन इसके बराबर, और कोई टर्म अगर होगा जो हमको मालूम भी नहीं है तो वो टर्म कैसे पता चलेगा डायमेंशन एनालिसिस से, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस में तो LHS और RHS तक की बात पहुंचती है। रिलेशनशिप फाइंड करते वक्त की हम बात कर रहे हैं, इसका
डायमेंशनल करेक्टनेस फाइंड करने की बात नहीं कर रहे हैं, इसको फाइंड करना रिलेशन डायमेंशनल एनालिसिस से। तो आप जो भी चीज करोगे एलएचएस आरएचएस निकलेगा, या दो पार्ट में आंसर ही नहीं आता। तो ये एक लैकुना है, एक लिमिटेशन है। अगली बात करें, कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो भैया उसकी यूनिट डायमेंशन तो कुछ होती नहीं, तो ये आप फेल कर जाओगे, डायमेंशन एनालिसिस काम नहीं करेगी। कि किसी फॉर्मूले में किसी रिलेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा आ जाए तो नहीं निकाल पाओगे। और अगली बात करते हैं, स्केलर या वेक्टर के बारे में भी कोई जानकारी ये आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। स्केलर वेक्टर एक अलग कहानी है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो ये पूरा जो चैप्टर था मैंने बहुत ही तरीके से आपके लिए कवर कर दिया, पूरी एक एक चीज कवर हो चुकी है कम टाइम में, डिटेल्ड वर्जन में। जो बच्चे चाहते हैं मेरे साथ स्टडी करना, जहां वो सारे कंफ्यूजन्स को अपने दूर कर सकें, क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, किस तरह पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं, सुपर इजी फिजिक्स कैसे हो सकती है इजी लैंग्वेज में जो समझ में आए, पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल निकलने लगे, डेरिवेशन समझ में आ जाए, तो आप मेरे साथ जुड़िए लाइव क्लास में, जहां आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। एनसीईआरटी का हर एग्जाम्पल जबरदस्त वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। साथ में वर्कशीट भी आपको मिलेगी फुली सॉल्व, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होगी। साथ में मैं तो खुद आपको पढ़ाता हूं, तो किसी भी डाउट को आने नहीं दूंगा। तो जो बच्चे द्रोणा 1.0 में शामिल होना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में जाइए और द्रोणा 1.0 में जुड़ के मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं और फिजिक्स को सुपर इजी लैंग्वेज में सीख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग। और अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करके बताते हैं कि सर बहुत कम समय में डिटेल्ड वर्जन बहुत ही आसान शब्दों में आपने बताया, तो ये मुझे मोटिवेट करता है। जैसा मैं बोलता हूं कि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और अरविंद सर को मोटिवेशन आएगा तो आपके लिए और बेहतर वीडियो आपकी जरूरत के हिसाब से सुपरलेटिव क्वालिटी के बनेंगे, जो आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड लक टू यू। बाय।